सर किस नाम से बनाया फोल्डर? आज की डेट क्या है लेकिन? ओके 20 फेब का दिख रहा है मुझे यहाँ पर, 20 मार्च का दिख रहा। वैक्सीन कहाँ बनाया था? ये ना फोल्डर प्लेन सारे, ये हार्ड डिस्क में किया ना आपने? हाँ हार्ड डिस्क हार्ड डिस्क पेन ड्राइव में दे दीजिए मुझे आप। 15 मार्च का है। इसी के अंदर ओके ठीक है 5 अप्रैल के अंदर, ठीक है ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग कुछ टॉपिक कर चुके थे, इसमें से कहां पर आ गए थे हम लोग? आदित्य L1 हो गया था हमारा, कॉइल गन्स, जवाहर साइट इन ऑल स्टफ हो गया था। ओके फार्मा सेक्टर, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल अभी नहीं किया हम लोगों ने। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखेंगे पहले कुछ सेक्टर्स को। यहाँ पर PIRP स्कीम कहाँ है? इसका मेन फाइल कहाँ है? सो रिवाइज करते हैं इसको, तो इस पे आते हैं हम लोग। फाइन, फार्मा स्कीम। ओके फार्मा स्कीम को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं समवेयर इकोनॉमी के अंदर। मार्कर 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 फार्मा स्कीम बात करें PRIP स्कीम। PRIP प्रमोशन ऑफ रिसर्च इनोवेशन द फार्मा सेक्टर, तो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं मेडटेक सेक्टर में अपने PIRP स्कीम। अच्छा PRIP एक है PIRP ना, कंफ्यूज मत होइए, दोनों चीज अलग अलग है। ये एक होता है PIRP और PIRP, दोनों बहुत कॉमन वर्ड है, दोनों आजकल बहुत न्यूज में है। ये PRIP रेजोल्यूशन प्लान, बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द चल रहा है आजकल। PIRP ये जुड़ा है इंसॉल्वेंसी के साथ, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। PIRP ये इकोनॉमी का टर्मिनोलॉजी है। PIRP ये थोड़ा सा मेडटेक की है। PIRP दोनों बहुत कॉमन वर्ड है। ये स्कीम का नाम है PRIP स्कीम, उसका नाम है PIRP स्कीम। वो आपकी मिलेगी इंसॉल्वेंसी में दिवालिया संहिता के तहत। ओके वन लाइन, कुछ खास नहीं है। 5,000 करोड़ भी खर्च कर रही नेक्स्ट 5 ईयर है, 5 साल 5,000 करोड़ फॉर प्रमोशन ऑफ R&D इन फार्मा सेक्टर, नथिंग एल्स। तो फार्मा सेक्टर फार्मास्यूटिकल में 5 लाख खर्च करेंगे, फार्मा एंड मेडटेक में रिसर्च प्रमोट करने के लिए, R&D प्रमोट करने के लिए। नई बात नहीं है, सरकार लगातार कर रही है। PI स्कीम ऑलरेडी चल रही है, PLI ऑलरेडी काम हो रहा है हमारे यहाँ पर। बता दें मैंने, फार्मा में कई PLI काम कर रहे हैं हमारे यहाँ, PIL स्कीम। उसी में एक शॉर्ट ऑफ यहाँ पर हम रिसर्च को प्रमोट कर रहे हैं अंडर द PIRP स्कीम, PRIP स्कीम, फार्मा और मेडटेक दोनों के लिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सचेस। तो यहाँ पर सरकार खर्च करेगी 5,000 करोड़ रुपीज फॉर इन्वेस्टमेंट इनोवेशन इन R&D। फाइन, कोई इशू नहीं है। ओके इसमें करना क्या वो सुन लो। हमारे पास ना देश में 7 इंस्टीट्यूट्स हैं जो रिसर्च प्रमोट करते हैं फार्मा सेक्टर में। इंस्टीट्यूट डेजिग्नेट किए जाएंगे, एज अ स्टेटस दिया जाएगा उनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन फार्मा रिसर्च। वो 7 इंस्टीट्यूट कौन से? कॉमन इंस्टीट्यूट है, सब एक से नाम है उनका, नोन एज, जो हमारे पास इंस्टीट्यूट है यहाँ पर ऑन योर स्क्रीन, द 7 एग्जिस्टिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन रिसर्च। तो नेपर्स जो हमारे पास हैं ये, इनको हम लोग स्टेटस देंगे क्या? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का, COE का। तो ये 7 इंस्टीट्यूट्स विल गेट द स्टेटस ऑफ COE। इनको COE का स्टेटस मिल जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर रिसर्च को प्रमोट करेंगे हम लोग फॉर ह्यूमन रिसोर्स और एज वेल एज R&D इन फार्मा सेक्टर। तो यहाँ पर पहला काम तो है, स्कीम का पहला काम 2 कंपोनेंट है। फर्स्ट काम है अपना R&D को इंफ्रा अच्छा करना, तो 7 इंस्टीट्यूट्स का इंफ्रा अच्छा करना हमारा पहला काम होगा यहाँ पर। और दूसरा काम होगा हमारा यहाँ पर रिसर्च प्रमोट करना। तो पहला अच्छा इंफ्रा करें, ऑफकोर्स रिसर्च पे हम लोग वर्कआउट करें, ये हमारा काम होगा। 2 गुण है इसके अंदर, 2 कंपोनेंट हैं अपने फार्मास्यूटिकल PRIP स्कीम के बारे में। ठीक है, अच्छा बता दो PIRP स्कीम वो सुन लीजिए, बड़ा लाइन, बड़ा इंटरेस्टिंग स्कीम है। उसको मैं हटाऊं उसमें यहाँ से। yes. मैं आधा चलता हूँ को लेकर टॉपिक पर, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो। एक होता है प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान, PIRP। निर्मला जी उस दिन बोल रही थी कुछ दिनों पहले, अभी शायद 2 दिन पहली बात हो रही थी, वो बता रही थी कि हम लोग प्लान कर रहे हैं PIRP को फॉर बिग कॉर्पोरेट्स की लाने के लिए। सुन लेते हैं वन लाइन क्या है। इंसॉल्वेंसी सब जानते हैं, इंसॉल्वेंसी
वी हैव आईबीसी, आईबीसी का नाम सुना है, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016, ये आया था 16 में, फाइन, सब जानते हैं। तो ब्रीफ कर रहा हूँ बैकग्राउंड के साथ आपको, ठीक है, एक पूरा 8 ईयर्स की टाइमलाइन खींच रहा हूँ, क्या क्या हुआ है, क्योंकि पॉइंट है। देश में एनपीए बहुत ज्यादा हो गए थे 2016 तक, आते आते हमारे यहाँ ऑलमोस्ट बैंकिंग का 8 to 10% एनपीए था, नेट एनपीए 8 to 10% था, नहीं बैंक जो लोन दे रहा था 10% का रिटर्न नहीं आ रहा था। तो इतने हाई एनपीए पर, इतने हाई नेट एनपीए पर गवर्नमेंट बहुत स्टेप उठा रही थी। मिशन इंद्रधनुष चल रहा था हमारा, बैंकिंग बोर्ड ऑफ ब्यूरो बना हुआ था, रिकैपिटलाइजेशन चल रहा था, 4R लेकर आ गई थी बैंकिंग सिस्टम के लिए। हम लोग मल्टीपल काम कर रहे थे एनपीए कम करने के लिए, उसी का एफर्ट नाम था आईबीसी, आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016। एक कानून आता है, दिवालिया संहिता बोलते हैं इसको हम लोग, 2016 में। बैंक्रप्सी कोड में क्या कहा गया कि जो बैंक्स हैं, जो इन्होंने लोन दे रखा है, जो लैंडर्स हैं, और ये जो कंपनी है मिस्टर माल्या की ए, जो लोन लेके भाग चुकी है, इनके बीच क्या किया जाए, इनको कैसे इंसॉल्वेंट किया जाए, कैसे इस कंपनी को दिवालिया किया जाए, कैसे इसका रिकवरी की जाए। तो यहां पर उन्होंने एक बोर्ड बनाया बीच में, आईबीसी एक इंस्टीट्यूट तैयार करता है, नेम इज नोन एज आईबीबीआई, आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी बैंक बोर्ड ऑफ इंडिया, बोर्ड फॉर इंडिया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड फॉर इंडिया, आईबीबीआई ये संस्था बनती है। ये क्या करते हैं, इन दोनों का विवाद होने पर यदि कोई व्यक्ति पहुंच गया, कोई पर्सन पहुंच गया आईबीबीआई के ऑफिस में, सर ये कंपनी मेरा पैसा नहीं दे रही है। अभी कौन हो सकता है, बैंक हो सकता है, मैं सप्लायर हूं, रॉ मटेरियल का इस कंपनी को देता हूं बिल्डिंग बनाने के लिए, मैं सप्लायर, मेरे को पैसा लेना है, एनी लेवल, एनी जिसको पैसा लेना है कंपनी से, एनी पर्सन, मैं रॉ मटेरियल सप्लायर में पहुंच जाऊंगा आईबीबीआई के पास। आपने फ्लैट लिया था इस कंपनी से, फ्लैट नहीं दे रहे बना के ये लोग, आप जा सकते हैं अपना। तो एनी पर्सन जिसने ऑपरेशनल या कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया इस कंपनी के अंदर और लोन दिया है, शॉर्ट पैसा दे रखा है, एडवांस दे रखा है, कोई पर्सन हो, चाहे वो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाला हो या फिर वो यहां पर फ्लैट का आपने बुकिंग की थी इस कंपनी के पास, आपको वादा किया था कंपनी बना के देगी फ्लैट, कोई भी कंपनी आपको पेमेंट लेके बैठी है, इवन एम्प्लॉय ऑफ कर्मचारी इस कंपनी का जिसको सैलरी मिलनी थी, सैलरी नहीं मिली, कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पर्सन जिसको लगता है कि कंपनी गलत कर रही है या कंपनी में कुछ लायबिलिटी है कंपनी की, व्हाटएवर, कोई भी पर्सन जा सकता है कहां पर, आईबीआई के पास जाएगा। वो आईबीआई केस को हेयर करेगी और दोनों में सेटलमेंट के लिए एक पर्सन अपॉइंट करेगी, नोन एज रेजोल्यूशन प्रोफेशनल या आरपी। आरपी क्या होगा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल होगा, शॉर्ट ऑफ ये, आईपी बोलते हैं इसको हम लोग, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, माफ कीजिएगा, नॉट आरपी इज आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल। तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल पोस्ट होगी, लाइक ऑडिटर होता है, लाइक हमारे यहाँ पर सीए होता है, लाइक ऐसी पोस्ट होगी ये आईपी। जैसे हमारा सीए बोर्ड है, आप जानते हो दिल्ली में बनाया आईसीएआई, इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट, आईसीआई, वो जैसे सीए को ऑथराइज करता है एग्जाम लेकर, एग्जाम कंडक्ट कराता है, 4 साल पढ़ते हैं बच्चे, एग्जाम देते हैं, फिर सीए की डिग्री मिलती है आपको। ऐसे ही इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल की डिग्री कौन देगा, आईबीआई। ये अपॉइंट कर देगा केस में, ये अपॉइंट कर लो इस आईपी को, ये सेटलमेंट करेगा। आईपी देखेगा इसकी बैलेंस शीट क्या है, इसके लॉस क्या है, इसके प्रॉफिट क्या है, सबको चेकआउट करेगा और एक प्लान तैयार करेगा कि हाउ टू इंस्टॉल दिस कंफर्म। तो यहां पर वो क्या करेगा, एक ये जो हमारा आईपी होगा, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होगा, ये कंपनी ए के मैनेजमेंट को पूरा देखेगा, टेक ओवर करेगा इसको और उसका एक प्लान तैयार करेगा कि कैसे रीपे कर पाएगी ये। तो एक प्लान को कहते हैं हम लोग आरपी, इस प्लान को हम कहते हैं आरपी, रेजोल्यूशन प्लान। तो आईपी क्रिएट करता है एक प्लान कि कितने दिन में रीपे करेंगे, कैसे रीपे करेंगे, क्या बेचना पड़ेगा इस कंपनी को, क्या डिसॉल्व करना पड़ेगा इसको, क्या इसको दोबारा लोन देके अपने पैरों पर दोबारा खड़ा कर सकते हैं इसको, क्या कहीं और से फंडिंग दिलवा दी जाए, या इसका जो स्टेक है कम कर दिए जाए, सैलरी कम कर दी जाए, कैसे रिस्ट्रक्चरिंग करें इसकी। तो रिस्ट्रक्चरिंग करेगा उस कंपनी का, प्लान बताएगा वो, इसको हो सकता नहीं प्लान हो सकता, तो वो कहेगा इसको डिसॉल्व करो, कबाड़ी को बेचो, इसको कहते हैं लिक्विडेट कर दो, तो लिक्विडेट करने की रिकमेंडेशन भी दे सकता है। व्हाटएवर प्लान होगा उसको हम कहेंगे कौन सा प्लान, आरपी, नोन एज रेजोल्यूशन प्लान। कौन जारी करेगा, आईपी। अब ये प्लान बैंक को भी दिया जाएगा, जो भी इसमें लेंडर है उसको दिया जाएगा, कंपनी बोर्ड को दिखाया जाएगा, और जो भी इसके स्टेक होल्डर हैं सबको दिखा दिया भैया प्लान ये है हमारे पास। अब यहां मेनली बैंक का पैसा मान लो फंसा है, तो बैंक अप्रूव करेगा प्लान को, भैया प्लान ठीक है, मैं एग्री करता हूं इस प्लान से कि 3 साल बाद रिकवरी होगी, 5 साल बाद रिकवरी होगी, या रिकवरी नहीं होगी, लिक्विडेट करना है मुझे इसको, व्हाटएवर। तो बैंक जिन्होंने लोन दे रखा है, बैंक्स बोल रहा हूं, कई बैंक होंगे इन्वॉल्व, तो मान लो बैंक ने ए बैंक ने इसको 5 करोड़ दिया है, बी बैंक ने इसको 7 करोड़ दिया है, सी बैंक ने 10 करोड़ दिया है, 3 लोगों ने लोन दे रखा है, टोटल लोन है 22 करोड़ का
5, 7, 10 करोड़ के। अब 3 बैंक है, आईसीआईसीआई, एसबीआई, पीएनबी। तो इसमें से जिन्होंने 75% लेंडिंग की है, अगर वो अप्रूव करते हैं इस प्लान को, 75%, दैट मींस अमाउंट कितना हो गया 22 करोड़ का, नियरली 16 करोड़। 16 करोड़ अगर लोन जिन्होंने दे रखा है, लेट्स से इन दो ये तैयार हैं कि भैया हाँ हमें प्लान अडॉप्ट करते हैं, तो ये प्लान लागू हो जाएगा। वॉट एवर थर्ड बैंक क्या कह रहा है मैटर नहीं करता। 75% ऑफ लेंडर अप्रूव करते हैं कि भैया प्लान ठीक है, हम इसको अडॉप्ट करते हैं, तो प्लान सही माना जाएगा। क्लियर है पहली बात हमको यहाँ पर। ये होता है इंसॉल्वेंसी प्लान। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तैयार करता है। आरपी टाइम का लिमिट होती है 180 डेज के अंदर। 180 डेज में उसको तैयार करना पड़ता है प्लान, और अगले 180 डेज के अंदर परमिशन लेनी पड़ती है इसको। अगले 6 महीने में परमिशन दे दें ये लोग, वरना मामला खत्म हो जाएगा। तो 6 महीने प्लान तैयार करता है ये, और 6 मंथ के अंदर, नेक्स्ट 180 डेज के अंदर अप्रूवल होना जरूरी है सब जगह से इसका, या डिसअप्रूवल वॉटएवर जो भी हो। क्लियर हमको याद बातें। आइए, अगर बैंक अप्रूव करता है, अगर बैंक अप्रूव कर देता है ये प्लान, बैंक रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करता है, बैंकिंग 75% बॉडी अप्रूव कर देती है प्लान ये, तो फिर जो प्लान तैयार किया गया है उसके अकॉर्डिंग काम होगा, और कंपनी को लिक्विडेट किया, जो भी कंपनी के प्लान कहा होगा वो किया जाएगा। इन केस 2 चीज हो सकती हैं, या तो बैंक प्लान अप्रूव ना करे, ये हो सकता है, या फिर कंपनी का बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट है, उसको मुश्किल लग रही है इस प्लान के साथ, नहीं यार मैं इस प्लान के साथ नहीं हूं, उसको कुछ इश्यूज हैं। तो एनी हाउ ये कहां जा सकते हैं इस केस में, एनसीएलटी के पास। मामला पहुंचता है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के पास। कौन सा प्लान पहुंचता है, आरपी। ये प्लान यहां पहुंचता है, ये लास्ट बॉडी है, देखेगी प्लान को, देखेगी, जज बैठे होते हैं यहाँ पर, एक्सपर्ट बैठे होते हैं, वो फैसला करते हैं क्या करना है कंपनी का। वो कह सकते हैं लिक्विड करो कंपनी को, बेच दो। वो कह सकते हैं आरपी ठीक है इसको इंप्लीमेंट करो। चूंकि आरपी अडॉप्ट नहीं कर रहा है ये, तो अल्टीमेटली क्या होगा, लिक्विड होगी फिर यहाँ पर। तो इसके पास अगर मामला आता है तो मैक्सिमम चांस है कि उस कंपनी क्या हो जाएगी, वो लिक्विड हो जाएगी। लिक्विड का मतलब है उसको एसेट्स की सेल आउट कर दी जाएगी, उसको रीस्ट्रक्चरिंग नहीं करेंगे, कोई लोन नहीं देंगे, कोई फर्दर स्ट्रेंथनिंग नहीं करेंगे, कंप्लीट लिक्विड कर देंगे उस कंपनी को, यदि मामला एनसीएलटी के पास जाता है तो। क्लियर है, कबाड़ी को बेचेंगे कंपनी, और कुछ नहीं हो सकता। एनसीएलटी का फैसला पसंद नहीं आया किसी पार्टी को, कहां जा सकते हैं, ये इस साल की इंपॉर्टेंट बॉडी है, बता रहा हूं मैं एग्जाम के लिए आपको, ट्रेडिशनल नोट्स में पढ़ा था हम लोगों ने। एनसीएलटी इस बार बहुत काम की है, मेरा अगर 50 to 80% में कहूं तो मोर देन 80% गारंटी हो रहा हूं कि क्वेश्चन आ सकता है एनसीएलटी। बहुत डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडी है, बहुत ही हाई प्रोफाइल बॉडी चर्चा में रही इस बार ये, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। बस अपीलीय है, एनसीएलटी सिंपल बॉडी है, एनसीएलटी अपीलीय बॉडी है अपने आप में। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल, यहां जा सकता है मामला ये, और इसके बाद मामला जाता है सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, तो एनसीएलटी के पास पसंद नहीं आया तो कहां जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में, वॉटएवर जो भी केस होगा। पिछले 1 साल में देखेंगे तो इंडिया के जो मेजर एनपीएस थे, चाहे वो रिलायंस कैपिटल का मामला हो, अनिल अंबानी का मामला हो, कई मामले देखे हमने जो इसी रूट से गुजरते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट तो नहीं पूछेगा यूपीएससी आपसे, पूछ सकता है यहाँ पर एनसीएलटी की बात, या मुझे लगता है पर्टिकुलरली एनसीएलटी की बात हो पाएगा मामला यहाँ पर। ये एनसीएलटी के फंक्शंस प्लीज देख लीजिएगा, कौन कौन से मामले सुनती है। और एनसीएलटी केवल इस मामले में अपीलेट नहीं है, बहुत जगह पर अपीलेट है ये। कभी काम कीजिएगा, इसका वर्चुअल टूर करके आइएगा एनसीएलटी का। 2 मिनट करें क्या, वर्चुअल टूर कर लेते हैं, इसका भी सामने आ गया टॉपिक। तो कहेंगे इकोनॉमी कहां से आ गया सर बीच में, लेकिन जरूरी अब चर्चा आ गई है तो सुन लो यार। एनसीएलटी राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। ये करता क्या क्या वो देख लेते हैं एक बार आपके साथ। एनसीएलटी, पहली बात तो ये जो अपीलेट ट्रिब्यूनल है बनाया गया किस कानून से, कंपनीज एक्ट। ठीक है, सेक्शन 410 नहीं पूछेगा। बनाया कंपनीज एक्ट, कब से बना है ये, 2016 से बनाया। 2016 से आईबीसी आया था, तब पैरेलल में आई थी बॉडी ये। आईबीसी, एनसीएलटी सब एक साथ आ गए थे, 2016 से आ गया ये। ये अपील किसके खिलाफ सुन सकता है बताया मैंने, पास बाय एनसीएलटी। एनसीएलटी की जो बेंच है वो जो फैसला करेगी उस अपील कौन सुनेगा, एनसीएलटी। लेकिन इतना ही नहीं, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर इसके बियॉन्ड, ये और क्या कर सकता है, यही बस इंपॉर्टेंट बात फंसता है। क्वेश्चन आपका कहाँ गया मेरा बोर्ड, यहां मामला फंसता है कि ये हियरिंग करेगा, अपील सुन सकता है। अपील अगेंस्ट किसके खिलाफ, एनसीएलटी एस, क्योंकि कई बेंचेस होती हैं एनसीएलटी की, तो एनसीएलटी की डिप्टी बेंचेस के खिलाफ सुनेगा। दूसरा, जितने भी मामले आएंगे आईबीसी की तरफ वो सुनेगा। also appellate tribunal to the here disposal case against any direction issued decision made order passed by the
सीसीआई, यानी सीसीआई ने गूगल से कहा कि फाइन भरो, गूगल कहाँ जाएगा इसके खिलाफ? एनसीएलटी के पास। और ये हुआ है, गूगल से कहा 418 करोड़ का फाइन भरो, गूगल कहाँ भाग गया? सीधा एनसीएलटी के पास। और एनसीएलटी में जाकर गूगल कहता है कि आपकी जो सीसीआई है जो काम करना नहीं आता, कॉपी पेस्ट करते हैं आदेशी लोग, तो एनसीएलटी का मजाक बना रखा है हमारी संस्था को तुमने यार, तो और फाइन भरो तुम पहले। तो बहुत डिस्प्यूटेड बॉडी रही है, इसमें भी आरोप लगे हैं बहुत सारे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अपील सुनता है एनसीएलटी के खिलाफ, ये अपील सुनता है ये सीसीआई के खिलाफ। यहां के बाद कहां जाएगा अल्टीमेटली? गूगल सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। इसके अलावा ये सुनता है मामले अपील इसके खिलाफ भी, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी एनएफआरए, एनएफआरए के खिलाफ अपील सुननी है तो कहां जाएंगे आप? एनसीएलटी के पास। ये पूछ सकता है नाम, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन देश के, तो देश में जो भी हमारे ये संस्थाएं बड़ी बड़ी यहाँ पर, वो सभी मामले कहाँ पहुंचते हैं? एनएफआरए सुनवाई कर रहा है, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आप जो फाइनेंशियल मैटर तैयार करते हैं, बुक्स तैयार करते हैं, ट्रेड डेबिट की बुक तैयार करते हैं, उसमें कुछ फ्रॉड किया आपने, उसमें कुछ धोखाधड़ी की, मामला जाता है एनएफआरए के पास। एनएफआरए हियरिंग करता है मामले की, अपील करनी है कहाँ जाएंगे? एनसीएलटी के पास। तो एनसीएलटी एक बहुत बड़ी अपीलीय बॉडी हमारे यहाँ पर, सीसीआई, एनसीएलटी, एनएफआरए के खिलाफ केस सुनती है, हो पाएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ एनसीएलटी फोकस कीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़े। एनएफआरए के बाद क्या? एनएफआरए क्या है? एनएफआरए फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। आप जैसे मैं कहता हूं कि लाइट से मुझे कहा गया, सेबी ने कहा सर तुम आईपीओ जारी करना है, मैंने कहा आईपीओ करना है, तो बताओ तुम्हारा कंपनी क्रेडिट क्या है, डेबिट क्या है, कंपनी बैलेंस शीट क्या है, कंपनी का सीए कौन है तुम्हारी, कंपनी कितना ऑडिटिंग करती है, कंपनी तुम्हारी कितना टैक्स भरा तुमने, मैंने रिपोर्ट करूंगा ना मैं, तो ये क्या होगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी मेरी कंपनी की, जिसके बेसिस पे मैं शेयर जारी कर सकता हूँ, अपना आईपीओ जारी कर सकता हूँ। वहां कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, अगर मैंने अपने सीए के साथ मिलकर काम किया, छुपा दो मेरे प्रॉफिट को या ज्यादा दिखा दो मेरे प्रॉफिट को, सत्यम राजू सुना होगा केस, सत्यम केस, सत्यम केस क्या था? पूरा का पूरा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में फ्रॉड किया था उसने। तो उस प्रकार के केस को रोकने के लिए बाद में हमने अमेंडमेंट किया और कंपनी एक्ट में इंस्टीट्यूट बनाया था हम लोगों ने। ये इंस्टीट्यूट बन चुका है कब से? हमारा 18 से 5 साल पहले बन चुका है इंस्टीट्यूट। ऐसे केसेस को रोकने के, ऐसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को रोकने के लिए, फ्रॉड को रोकने के लिए बनाया है एनएफआरए। इसके अलावा अपील कहां करेंगे आप? एनसीएलटी में। समझा वर्चुअल टूर क्यों कराया मैंने आपको? इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, और इसलिए कह रहा हूं यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है। एनसीएलटी पे पूछ चुका है यूपीएससी, सीसीआई पे साल मेंस में क्वेश्चन आ गया, सीसीआई गूगल ने केस किया, सीसीआई पे सीधा क्वेश्चन मेंस से पूछा इस बार आपसे। अगले साल पीटी में इसके ऊपर बॉडी जाएगा तो एनसीएलटी पे आ सकता है, और एनसीएलटी बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, शेयरिंग कर रही है वो, हो पाएगा। वन मोर थिंग, एक इंस्टीट्यूट का नाम इसमें लिखा नहीं लगता, अपडेट नहीं किया उन्होंने यहाँ पर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है देख ही रहे हैं हम लोग, दिल्ली बेंच है, और एक बेंच कहाँ पर है इसकी? चेन्नई में। प्रिंसिपल बेंच है एनसीएलटी की दिल्ली में, एक बेंच और है इसकी, कहाँ पर है वो? चेन्नई में। तो प्रिंसिपल बेंच, दो बेंच है याद रखिएगा, एक प्रिंसिपल बेंच दिल्ली में है और एक अदर खंडपीठ कहाँ पर है इसकी? चेन्नई में। याद हो जाएंगे हमको दो। ये हो गया इसका वर्चुअल टूर, काफी रहेगा। इस पर कुछ और चीज जोड़नी है मुझे यहाँ पर, जजमेंट तो बहुत काम के नहीं है, छोड़ दीजिए। वन मोर थिंग, लेट अभी से लेटेस्ट केस आ गया ये, देखिए अभी से एक केस देखते छोटा सा। एनसीएल डिसमिस कॉफी डे ग्लोबल ऑडिटर्स चैलेंज टू एनएफआरए, एनएफआरए नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो इसने कुछ फैसला दिया होगा, चैलेंज किया उन्होंने, तो एनएफआरए ने एनएफआरए के खिलाफ चैलेंज किया था कॉफी डे ग्लोबल ऑडिटर की टीम ने, उस पर एनसीएलटी का डिसमिस कर दिया। इंपॉर्टेंट बात केवल ये है कि किसके हियरिंग करता है। बहुत सारी न्यूज आती है, डेली न्यूज आती है इस पर, कुछ ना कुछ आप पढ़ेंगे, डेली मिलेगा कुछ ना कुछ आपको पढ़ने के लिए इस टॉपिक पे। जैसे आप डालेंगे एनसीएलटी, बहुत सारी न्यूज मिलेंगी डेली आपको। कल ये न्यूज आई थी द हिंदू में, हमने देखा आईएलएफएस न्यू बोर्ड मूव्स टू एनसीएलटी urges to curb PSU from targeting firms and willful defaulter। तो ये भी सुनवाई कर सकता है मामले की यहाँ पर, ठीक है। ये क्यों गया है, किसके खिलाफ गया है? बैंक के खिलाफ गया, एनसीएलटी के खिलाफ गया है नहीं की, तो आदेश आया होगा आईएलएफएस के खिलाफ, उसके खिलाफ एनसीएलटी में चला गया। तो डेली इस पे न्यूज मिलेगी आपको आती हुई यहाँ पर। हुआ टॉपिक तैयार हमारा, एनसीएलटी से बाहर आ जाए। मैं बात कर रहा था, टॉपिक क्या बता रहा था आपको? एनसीएलटी से बियॉन्ड, ओके, पीआईआरपी क्लियर हमको। रेजोल्यूशन प्लान ये हो गया बड़ी फर्म्स के लिए, जो मोर देन 500 करोड़ का लोन ले लेती हैं या बड़ा लोन लेती हैं, उनके लिए होता ही है।
व्हाट अबाउट स्मॉल फर्म्स, व्हाट अबाउट एमएसएमई? मेरी कंपनी यार लोन ले रही है 5 करोड़, 2 करोड़, 1 करोड़ का बैंक से, तो क्या हम भी ऐसी प्रोसेस जाएंगे पूरा? नहीं। वहां पर एनसीएलटी कहता है रुको यार, ऐसा मत करो, आपके लिए अलग सिस्टम बनाते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं हम लोग, अलग सिस्टम क्या होता है, वो ये होता है कि लाइक एमएसएमई है जिसने लोन लिया था, और ये बैंक है जिन्होंने लोन दिया था, ठीक है, छोटा मोटा लोन दिया था 2-4 करोड़ रुपए का। यहां पर हम कहते हैं यार ये सिस्टम जो पूरा सिस्टम है आईपीआरपी एनसीएलटी मत करो, बहुत कॉस्टली भी है, और इसमें होता क्या ना, सुनते किसकी, केवल बैंक की चलती है, मुझसे कोई पूछता ही नहीं है यहाँ पर। तो एक काम करो, प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी, यानी जब बैंक लोन दे रहा है तभी लिखा होगा क्राइटेरिया, अगर लोन रिपे ना कर पाए तो ये होगा प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी लिखा होगा, अगर तुम इस समय लोन ना दे पाए तो ये करेंगे, ये ना कर पाए तो ये करेंगे। यानी आपके पास पहले प्री पैकेज है पूरा का पूरा, कोई प्रोफेशनल नहीं आएगा यहां पर, मामला जाएगा आईबीबीआई के पास अगर, तो कोई आईपी अपॉइंट नहीं करेगा इस केस में। कहां तक हर केस में आईपी अपॉइंट करता फिरेगा वो, फीस भी नहीं दे पाएंगे उसकी आप। तो बेहतर एक प्री पैकेज उसके पास है, एक प्री पैकेज उसके पास है कि भैया ये है, साइन करो दोनों पार्टी, लागू करो उसको, कोई टाइम वेस्ट मत करो, कोई नहीं 6 महीने तैयार करेंगे आपका प्लान कुछ नहीं, प्लान रेडी है ये। जैसे हमारे दिल्ली में होता है ना, एयर पॉल्यूशन हो जाए 300 AQI तो जीआरएपी आता है तुरंत। जीआरएपी सुना है? जीआरएपी क्या है कि ऐसा ना हो 300 PM पार्टिकल हो जाए तब प्लान तैयार करने बैठे हैं, प्री प्लान है, हमारे पास प्लान है कि एयर क्वालिटी 300 के ऊपर हुई PM लेवल, प्लान लागू हो गया। वैसे ही है कि एमएसएमई है, डिफॉल्ट हुई तो ये प्लान लागू हो जाए। क्लियर है हमको क्या दोनों में? इस स्कीम को कहते हैं प्री प्लान या प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। तो आरपी तो वही शब्द पीछे था जो, तो यहां पर ऑलरेडी आरपी तैयार है, वहां तैयार किसने किया था, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल तैयार किया था बिग फर्म्स में, यहां आरपी बाय डिफॉल्ट तैयार है, प्लान तैयार है, इसका नाम हम दिया प्री पैकेज्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान। उसके अकॉर्डिंग काम होता है, पसंद नहीं आया तो जाओ फिर एनसीएलटी के पास, यहाँ प्लान तैयार करने में समय खराब नहीं करेंगे। तो काफी अच्छी स्कीम है और एमएसएमई फायदा ले रही है, स्पेशली कोरोना एरा जब एमएसएमई बहुत बर्बाद हो गई, एमएसएमई रिटर्न नहीं कर पाई लोन अपने, तो बार बार केस बन रहा था उन पर, तो यार बंद हो गई एमएसएमई बहुत सारी, रिटर्न नहीं कर पा रही है लोन, तो ये आइडिया निकाल के लाया गया कि चलिए एक प्लान तैयार करते हैं, इसमें सब लोग सहमत हो जाए, बंद भी ना करना पड़े, इनको री लोन मिल जाए या रीफाइनेंस इनका हो जाए। तो बहुत चर्चा में रहा पीआईआरपी ड्यूरिंग कोरोना एंड आफ्टर कोविड, जब रिकवरी कर रही है एमएसएमई तो वो डिफॉल्टर ना बन जाए बार बार, वरना इंडिया की हर एमएसएमई डिफॉल्टर हो जाएगी आज की डेट में। तो इसके लिए लाया गया पीआईआरपी। क्लियर हमको बात ये? तो बहुत चर्चा में, इसीलिए मैं करा पीआरआईपी, थोड़ा याद रखिएगा, फार्मास्यूटिकल रिसर्च इनोवेशन इन फार्मा सेक्टर। आगे बढ़े, चलिए मूव करते हैं। ऑनलाइन क्लियर है? चैट बॉक्स आ गया ऑनलाइन का, ओके ठीक है, नो इशू। ऑडी चल रहा है ना? चलो सर आप एक बॉडी के बारे में बता रहे थे जो इसके अंदर लिखी नहीं थी। हाँ लिखी नहीं यार, मुझे भी एक से मिस कर रहा हूँ मैं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सम सेट 2 to 3 years बैक, एनसीएलटी काम थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। सीसीआई है, एनसीएलटी है, एनएफआरए है, वन मोर बॉडी आर देयर को काम दे दिया गया, इसकी हियरिंग भी यही करेंगे। उसका नाम मैं भूल रहा हूँ मैं, और अपडेट भी वेबसाइट पे नहीं किया अब तक, मुझे लगता नहीं है। एक संस्था और है जिसकी हियरिंग, जिसकी अपील जाती है एनसीएलटी के पास। हुआ क्या, शायद वो ऐसा हुआ है कि भारत सरकार ने, बताऊं मैं आपको, 2021 में एक ऑर्डर पास किया था, अप्रैल 2021 में एक आदेश ऑर्डिनेंस आया था। उस ऑर्डिनेंस के तहत हमने बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दिया था। ट्रिब्यूनल्स बंद क्यों किए गए हैं? क्योंकि हमारे नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स, क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था उस साल, नंबर ऑफ ट्रिब्यूनल्स बहुत सारे हो गए हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि ट्रिब्यूनल्स को रैशनलाइज किया जाए। तो बहुत सारे ट्रिब्यूनल्स जो थे, अपीलेट ट्रिब्यूनल जो थे, उनको बंद कर दिया। अपीलेट ट्रिब्यूनल्स को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाकर, एक ऑर्डिनेंस लाकर बंद कर दिया। जैसे एयरपोर्ट का हमारा अपीलेट ट्रिब्यूनल था, ट्राई जो होती ना अथॉरिटी, उसके खिलाफ अपील कर सकते थे। सेबी का अपना एक ट्रिब्यूनल था। तो बहुत सारी बॉडीज के, बहुत सारे रेगुलेटर के अपने अपने अपीलिए थे। सबको बंद करो यार, एक आध दो रखो बस, काम इतने ही आते हैं। मतलब ट्राई का अपना खुद का है, सेबी का अपना खुद का है, एयरपोर्ट अथॉरिटी का अपना खुद का है, एनएचआई का खुद का अपीलेट ट्रिब्यूनल, क्यों बना के रखो इतने? तो रैशनलाइज करो उनके नंबर्स को। तो बहुत सारे अपीलेट ट्रिब्यूनल बंद कर दिए थे और उनके काम को बाकी ट्रिब्यूनल्स को दे दिया था। नई बात, यहाँ एग्जाम्पल समझाता हूँ छोटा सा आपको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, मिल जाएगा, बता दूंगा आपको। जैसे कि एनसीएलटी के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं आप? एनसीएलएटी में जा सकते हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल है। ऐसे ही आप सेबी के खिलाफ कहीं जा सकते हैं, वी हैव सेबी अपीलेट या सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल है। ट्राई के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? वी हैव ट्राई अपीलेट ट्रिब्यूनल था इसके लिए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? इसका भी अपीलेट ट्रिब्यूनल था। तो इतने भी हमारे यहाँ ये संस्थाएं हैं, सबके लिए अपीलेट ट्रिब्यूनल थे। बहुत खर्चे वाला काम है, एक आध केस आता है इनके पास, तो उन्होंने कहा हटाओ यार इन सबको यार,
मर्ज करो, बंद करो, इसका काम इसको दे दो, इसका काम भी इसको दे दो, तो इनको बंद कर दो, इनको बंद कर दो, व्हाटएवर, बताने के लिए बता रहा हूँ। तो इससे हुआ क्या है, रैशनलाइज कर दी संख्या आपने, तो एनसीएलटी को भी 2-3 नए काम मिल गए, एनएफआर वाले काम मिल गया इसको, जैसे सीसीआई वाला काम मिल गया इसको, जैसे एक काम और दिया था इसको, मुझे मिस कर रहा हूँ इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो उसको रैशनलाइज किया 2021 में उन्होंने, और अभी 2 साल पहले इसको इंप्लीमेंट किया उन्होंने 22 में आकर, 24 हाँ 22 में इंप्लीमेंट किया था उसको। मुझे देखना पड़ेगा, नेट पर अपडेट नहीं किया उन्होंने वेबसाइट पर अपनी। एनसीएलटी का एक इंस्टीट्यूशन और दिया है जो काम एनसीएलटी को दे दिया है, तो मैं देख के बता दूंगा आपको, चिंता नहीं करो, मुझे कम व्हाट्सएप कर देना, बता दूंगा आपको, ठीक है। व्हाटएवर काम का है, लेकिन वो अपीलेट ट्रिब्यूनल यूपीएससी ने सर क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये क्रिटिसाइज हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत कि यार आपने अपीलेट बॉडी खत्म कर दी, यानी हमने जुडिशियल खत्म कर दिया। अब ये जो बॉडी होती है ये तो गवर्नमेंट की खुद की है ना यार, क्या कोई जज बैठा है यहाँ पर, यानी गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव बॉडी एक प्रकार से, ये तो सरकार कहती है मानते हैं। यहाँ थे आप, जज आए थे, आपने इसको गायब कर दिया, और फिर कहाँ जाएंगे सीधा, या तो इस पे काम बढ़ गया, बोझ बढ़ गया काम का, और फिर आप जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में, तो जुडिशियल प्रोसेस बहुत धीमी हो जाएगी आपकी। तो ये था कि बने हुए थे, तो क्या ये अपने आप में जुडिशियल किलिंग है शॉर्ट ऑफ ये, तो उसके लिए चर्चा हो रही थी इंडिया में काफी। और आपका टॉपिक है यूपीएससी में रेगुलेटर्स, पेपर 2 में टॉपिक लगाया पॉलिटी में रेगुलेटर्स, सीसीआई पूछा इसे वहां पर इस साल, उस साल क्वेश्चन पूछा था ट्रिब्यूनल्स के ऊपर, क्योंकि टॉपिक आपका ट्रिब्यूनल्स एंड होगा ना, टॉपिक है ना मेंस में, पेपर 2 में टॉपिक है ट्रिब्यूनल्स आपका एक, तो वहां पर क्वेश्चन आया था मुझे याद है, पेपर 2 में 2021 में ऑर्डिनेंस के बाद। चलिए मूव करते हैं अगले टॉपिक पर आपके साथ। कहां गया, फाइन। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल, आइए बात करते हैं फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल। फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल, फ्लेक्सी फ्यूल क्या होते हैं, फ्लेक्सी फ्यूल्स, फ्लेक्सी फ्यूल्स लाइक एक गाड़ी जो ईवी पे चल सकती है और पेट्रोल पे चल सकती है, फ्लेक्सी, फ्लेक्सिबिलिटी उसके स्विच कर सकती है वो। और फ्लेक्सी भी ये भी है कि वो E10 पे चले, E20 पे चलो, इवन E80 पे चल सकती है, E85 पे चल सकती है। तो हम जो फ्लेक्सी फ्यूल अभी इंडिया में लेके आए पहला, वो मतलब E10 एथेनॉल ब्लेंडिंग 10% कर दें, 20 कर दें, इवन 85 तक कर दें तो अभी चल जाएगी गाड़ी वो। तो डिफरेंट टाइप के एथेनॉल कर सकते हैं, और ईवी तो है ही वो गाड़ी के अंदर। तो यहां पर फ्लेक्सी फ्यूल का मतलब है कि एथेनॉल के डिफरेंट ब्लेंडिंग्स, different percentage of ethanol blending as well as another form of power that means EV। तो यहां पर फ्लेक्सी फ्यूल हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो इंडिया में लाया गया फ्लेक्सी फ्यूल्स, ठीक है। तो फ्लेक्सी फ्यूल्स हम लेकर आए हैं, तो ये BS6 गाड़ी आई है, इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्सी फ्यूल है इसके अंदर। तो यहां पर FFB फ्लेक्सी फ्यूल में बात कर रहे हैं, नेमली एनी ब्लेंडिंग ऑफ गैसोलीन और एथेनॉल अप टू 83 और 85% समाउ, तो 85% तक आप एथेनॉल मिला सकते हैं इसके अंदर, 50% गैसोलीन। तो एथेनॉल ब्लेंडिंग काफी अच्छी है इसके अंदर, 85% जा सकता है, और ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक व्हीकल तो है ही अपने आप में, ठीक है। मोबाइल टॉपिक, तो फ्लेक्सी फ्यूल इंडिया में आ चुका है। अभी एक्सपेरिमेंटल गाड़ी लेकर आए, उम्मीद करेंगे बहुत जल्दी और लेकर आएंगे। तो फ्लेक्सी फ्यूल व्हीकल, और शॉर्ट में बोलते हैं FFB, इसको थोड़ा वर्ड कम जाए, FFB याद रखिएगा, FFB। आगे बढ़े हम लोग यहाँ से, वन लाइन FFB। आपने बताया था कि हम E30 तक जा सकते हैं, उसके ऊपर जाने के लिए इंजन बदलना पड़ेगा, हाँ तो ऑफकोर्स के इंजन लगाए गए इसके अंदर, इसलिए अभी एक ही गाड़ी आई है, एक्सपेरिमेंटल है ये, ठीक है। चलो समवेयर वी आर, ओके। चंद्रयान 3 की फाइंडिंग्स में बड़ी फाइंडिंग थी, कुछ मिनरल्स चंद्रयान 3 ने आइडेंटिफाई किए हैं जो सरफेस पर हैं, उसमें सल्फर एक है और कुछ मिनरल्स और भी हैं। मैं चाहूंगा नोट डाउन कर लें, कहीं भी आपके काम आ सकते हैं एग्जाम में ये। मैं एक बार इसरो पे चलता हूं आपको लेकर, इसरो चंद्रयान, इसरो चंद्रयान 3। इसरो की फाइंडिंग में हमेशा बोलता हूँ, फाइंडिंग बार देख लिया करो, काम आती है इसकी। तो पहली बात तो जो उसमें एक पेलोड लगा था LIBS, उसने कंफर्म किया कि सल्फर है ऑन द सरफेस ऑफ मून, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी अपने आप में ये। तो 7 पेलोड थे, हम जानते हैं मून चंद्रयान 3 में, यूपीएससी ने पूछ लिया मेंस में क्वेश्चन, चंद्रयान 3 के पेलोड्स पर डिटेल डिस्क्रिप्शन, तो शायद पीटी में ना परेशान करे आपको, वो इस बार आदित्य की परेशान करेगा, आदित्य के जो 7 पेलोड्स हैं उसकी बात वो कर सकता है। चंद्रयान 3 के 7 पेलोड्स पर यूपीएससी मेंस में क्लियर क्वेश्चन पूछ चुका है इस बार, डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ पेलोड्स ऑफ चंद्रयान 3।
ठीक है, तो यहाँ पर उस पर एक पेलोड लगा है LIBS, लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसने पता लगाया कि चंद्रमा की सरफेस पर सल्फर है। ठीक है, और क्या क्या पता लगाया उसने काम का है, अपने काम का है ये, इसको याद कर लो यार इसरो वेबसाइट से, क्योंकि बाकी जगह पर अलग वेरिएंस में अलग चीज लिखी है। ये वेबसाइट इसरो हिस्ट्री में खोलिए कि एक ऑथेंटिक सोर्स हो जाएगा आपके पास। नोट डाउन कर लें, सुन लीजिए। एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन, ऑक्सीजन। तो ये 9 आइटम हो गए तो आपके, और बाकी हाइड्रोजन जोड़ ही रहे हैं हम लोग यहाँ पर। हो पाएगा ये? तो ये 8 याद रखिएगा कौन कौन से एलिमेंट हैं। एल्यूमिनियम, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन अभी ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, सल्फर पर, हाइड्रोजन अंडर पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। वो पानी है सरफेस में तो H2O मान सकते हैं, तो हाइड्रोजन आप मान सकते हैं, लेकिन अभी पानी फॉर्म में H2O, लेकिन सरफेस सॉइल के अंदर हाइड्रोजन के केमिकल कंपाउंड्स हैं क्या नहीं वो ढूंढ रहे हैं। तो ये 8 एलिमेंट याद रखिए। उसमें सल्फर पहली बार मिला है, सल्फर को पहली बार आइडेंटिफाई किया गया है। ओके, इसमें कुछ और? ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, टाइटेनियम, सल्फर, आयरन, सल्फर, क्रोमियम, आयरन, क्रोमियम, कैल्शियम, वेवलेंथ। चलिए, हाँ, व्हाट इज इट? बना लो यार, मैं मना नहीं करता हूँ, मुझे याद नहीं होते हैं, मैं याद नहीं कर पाता। अब मैं अपने तरीके याद करता हूँ। होता क्या ना, आप दूसरे के कीवर्ड याद नहीं कर सकते हैं। हमेशा मानता हूँ अपना कीवर्ड बनाओ, खुद याद कर लो। ठीक है, क्योंकि आपके एटीट्यूड कैसे डिपेंड करता है, आप क्या सोच रहे हैं। चलिए, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैट बॉक्स नहीं आ रहा यार, क्या बात है, कुछ इशू होगा? छोड़ो छोड़ो, छोड़ दो, नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। प्लीज अब आते हैं माइनर्स पर आपके साथ। चल, ठीक है, ये हो गया हमारा। चल, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है हमको। ठीक है, तो ये कुछ एलिमेंट हैं जो आइडेंटिफाई किए हम लोगों ने, क्योंकि ये साइट जो हमारी कौन साइट कहलाएगी, शिव शक्ति साइट जो है, यहाँ पर लैंड करेगा हमारा नेक्स्ट फेज। तो थोड़ा तो सैंपल लेके आए हैं, तो उम्मीद करेंगे सैंपल हम क्या लेकर आएंगे नेक्स्ट टाइम। तो ये सैंपल ऑफकोर्स ये कुछ लेकर आएंगे, यही सॉइल लेकर आएंगे हम लोग वहां से। चल, मूव करते हैं। तिरंगा से लेके आएंगे, शिव शक्ति पॉइंट, आई थिंक शिव शक्ति चंद्रयान 2 क्रैशिंग साइट था। सॉरी, साइंस टेक। ओके फाइन। ओके ओके, क्यूपर बेल्ट चर्चा में रहा। क्या होता है क्यूपर बेल्ट? क्यूपर बेल्ट एनीवन, क्या होता है? the outermost boundary. आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ आवर सोलर सिस्टम। Yes. जो हमारे 8 प्लांट है, यस बोलते हैं ट्रांस नेपच्यून बेल्ट। नेपच्यून प्लैनेट के बियॉन्ड जो बेल्ट है, तो हमारा सोलर सिस्टम, यहां जो बेल्ट है नेपच्यून के बाद, ये बेल्ट कहलाती है क्यूपर बेल्ट। अब यहाँ आइडेंटिफाई किया है साइंटिस्ट ने हमारे, कुछ बता रहे हैं कि यहाँ पर अर्थ टाइप कुछ प्लैनेट हो सकते हैं। अर्थ टाइप मतलब शेप ऑफ अर्थ टाइप प्लैनेट हो सकते हैं, जीवन तो वहां नहीं होगा। तो उन्होंने कहा है कि क्यूपर बेल्ट में हो सकते हैं ये प्लैनेट। हमारे काम का है कि क्यूपर बेल्ट कहते हैं इसको, या इन ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट, केपीओ, केबीओ, या इनको एक शब्द चलता है ट्रांस नेपच्यूनियम ऑब्जेक्ट।
TNO। तो TNO बोल लीजिए इनको आप लोग, या KBO बोल लीजिए। तो ट्रांस नेपच्यूनियम ऑब्जेक्ट और नोन एज क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट। तो वहां पर कुछ अर्थ टाइप कुछ आइडेंटिफाई किए गए हैं, बट उनको प्लैनेट कहा जाए ना कहा जाए वो देख रहे हैं वैज्ञानिक, लेकिन चर्चा में आ गया क्यूपर बेल्ट। ठीक है, जो क्यूपर बेल्ट होता है, और कौन कौन से बेल्ट होते हैं एक, अच्छा मुझे थोड़ा बता दीजिए आप लोग जरा, मुझे भी याद नहीं आ रहा वैसे तो। ये अर्थ है हमारी, ये इनर प्लैनेट होते हैं 4, फिर 4 आउटर प्लैनेट हैं, फिर क्यूपर बेल्ट है। ठीक है, ये अर्थ है, ये मून है, मून और अर्थ के बीच में एक लिमिट है हमारे बीच में, है ना? कुछ कुछ याद है किसी को? हाँ हाँ प्लीज। कार्बन लाइन कौन सी है? कार्बन लाइन, हाँ दिस कार्बन लाइन और रोशे लाइन। कार्बन लाइन, फाइन। ये अर्थ का हमारा है आउटर एटमॉस्फेयर, कार्बन लाइन। ठीक है, ये हमारी कार्बन लाइन तो अर्थ के ग्रेविटी के रिस्पेक्ट में है, हमारे एटमॉस्फेयर के लिए कार्बन लाइन, फाइन। एक होती है क्यूपर बेल्ट, ये हो गई क्यूपर, आउटर प्लैनेट एंड हो गए, ट्रांस नेपच्यूनियम बेल्ट हो गई। एक होती है इनर आउटर प्लैनेट के बीच की एस्ट्रॉइड बेल्ट, इसका नाम कुछ होता है। एक होती है रोशे बेल्ट, सुना है कभी रोशे? नहीं, मुझे भी याद नहीं आ रहा कुछ, ऐसे कुछ सुना लग रहा है कि हाँ बता दूं, लग रहा है काम आ जाए कब चीज। रोशे ये वो लिमिट है, रोशे लिमिट याद आ रहा है कि मून अगर बहुत पास में आ जाए ना तो रोशे लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता, लेकिन वो रोशे लिमिट को क्रॉस करेगा तो वो डिसॉल्व, खत्म, टूट जाएगा पूरा, और हमारी बेल्ट बन जाएगी हमारे, चाहे जैसे ना सैटर्न के चारों बेल्ट है ऐसे बन जाएगा मून, यदि हमारी रोशे लिमिट क्रॉस करता है तो मून एक ग्रेविटी से पास में नहीं सकता अर्थ के, लगता है बिल्कुल सामने आ जाए, टच कर ले, ऐसा कुछ नहीं होगा। एक रोशे लिमिट क्रॉस करेगा जैसे ही अर्थ के पास आते हैं, वैसे ही वो टूट जाएगा पूरा ड्यू टू ग्रेविटी, और एक रिंग बन जाएगी, सैटर्न में रिंग्स बनी हुई है जैसे। तो अगर मैं गलत नहीं तो रोशे कहते हैं, मैं उसको चेकआउट कर लेता हूँ, और रोशे लिमिट में गलत नहीं हूं तो डिस्टेंस फ्रॉम अ सेलेस्टियल बॉडी व्हिच सेकंड सेलेस्टियल बॉडी हेल्ड टुगेदर ओनली विद इट्स ओन फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ये दो बॉडी के बीच होती है, ये दो बॉडी के बीच होती है, दो सेलेस्टियल बॉडी के बीच होती है ये, जिसमें फर्स्ट बॉडी टाइटल फोर्स एक्सीड द सेकंड बॉडी सेल्फ ग्रेविटेशन। ठीक है, अगर इसमें रोशे लिमिट याद रखिए, वन लाइन, रोशे लिमिट बिटवीन मून एंड अर्थ, अगर रोशे लिमिट क्रॉस करता है मून हमारे पास आने पर तो वो खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा अपनी ग्रेविटी, हमारी ग्रेविटी से चलते, तो वो सैटर्न रिंग बन जाएंगे हमारे चारों उस केस में वो। ठीक है, तो ये होती है रोशे लिमिट अपने आप में। यहां पर अगर रोशे लिमिट पार करेगा मून हमारा तो इसके बाद वो टूट के एक रिंग फॉर्म में बन जाएगा, और फिर ये से अब सैटर्न में देखते हैं चारों ओर वैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रोशे लिमिट कहलाती है। देखिए, रोशे हो गया, क्यूपर हो गया, कार्बन हो गया, एक बचा इनर आउटर प्लैनेट के बीच वाला, उसका नाम क्या है? हाँ क्या है? ओके, ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है, लिखा नहीं है इसमें, एस्ट्रॉइड बेल्ट ही लिखा है, जोवियन प्लैनेट्स व्हाटएवर, देख लेंगे इसको हम लोग। तो प्लीज चेकआउट कर लीजिएगा इसको ना ज्योग्राफी बुक से अपनी। इनर आउटर के बीच में लाइन जो होती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट लिखा है यहाँ पर, एस्ट्रॉइड बेल्ट ही लिखा है हर जगह। चलो कोई बात नहीं, एस्ट्रॉइड बेल्ट ही लिखा है यहाँ पर, बट एक लाइन होती है उसको कहते हैं इनर आउटर बेल्ट के बीच में, व्हाटएवर। तो रोशे हो गया, कार्बन हो गया और क्यूपर हो गया। ठीक है, 3 लाइन याद रखिए, काम की है। तो यहाँ पर हम क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर रहे हैं कुछ ऐसी अर्थ को जो अर्थ साइड दिख रही है यहाँ पर। तो इन बेल्ट्स को हम कहते हैं, कई बार इनको कहते हैं केबीओस, क्यूपर बेल्ट ऑब्जेक्ट्स, और नोन एज टीएनओस, एनटीओस, ट्रांस नेपच्यूनियम ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कहा है यहाँ पर व्हाटएवर। तो ये साइंटिस्ट का मानना है यहाँ पर कि
क्यूपर बेल्ट में कुछ अर्थ जैसी साइंस हो सकते हैं, अर्थ जैसी चीजें हो सकती हैं। आगे बढ़े, चलिए। MQ-9B प्रेडेटर, ओके फाइन। MQ-9B क्या जानते हैं इसके बारे में हम लोग? MQ-9B ड्रोन का नाम है, अमेरिका से लिया इंडिया ने। MQ-9B सी गार्जियन, स्काई गार्जियन, अभी ड्रोन लिया इंडिया ने हाल ही में अमेरिका से। MQ-9B नोन एज सी गार्जियन, सी के लिए, सी सर्विलांस के लिए, और स्काई गार्जियन फॉर एयरफोर्स पर्पस के लिए। तो सी गार्जियन, स्काई गार्जियन, दो ड्रोन है हमारे पास, ये अमेरिका से लिए। MQ-9B नेम ब्रांड के तहत यूएसए से लिए हम लोगों ने ब्रांड नेम, ये सी गार्जियन एंड स्काई गार्जियन, दो नाम याद रखिएगा, नोट्स में देख लीजिएगा एक बार, सी गार्जियन और स्काई गार्जियन, ठीक है। ओके, ये हो जाएगा, ठीक है, दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। और इसको बनाया GA कंपनी ने, GA कहीं लिखा है नाम, ये रहा। इसको बनाया किस कंपनी ने? अमेरिका की जेनेटॉमिक्स ने। इनको देख लीजिएगा, न्यूज को कुछ काम करनी है विशेष। व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं आपके साथ थोड़ा सा हम लोग यहाँ से। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन अमेरिका से, इंडिया से। अच्छा, ऑनलाइन रुकेंगे, इंडिया ड्रोन खरीद रहा है ना। इंडिया ड्रोन क्यों खरीद सकता है? अब पहले ड्रोन नहीं खरीद सकता था, बट नाउ इट इज ड्रोन खरीद रहा है बहुत तेजी से। हमने सी हैरियर लिया, इजरायली ड्रोन लिया हम लोगों ने, अब हम ड्रोन खरीद पा रहे हैं। ऐसा क्यों? पहले नहीं खरीद सकते थे, क्या अंतर आ गया? नहीं, कुछ और ग्लोबल एग्रीमेंट, कन्वेंशन साइन किया हम लोगों ने, पार्ट ऑफ ग्रुप बने हो किसी के हम लोग। यू हियर अबाउट द MECR? अबाउट MECR सुना है आप लोगों ने? नहीं, 5 मिनट देंगे, आइए का टॉपिक है, चलते हैं, काम का टॉपिक है, क्योंकि बार बार नाम आता रहेगा इसका। कहाँ बोर्ड हमारा? MECR, ओके। MECR फर्स्ट ऑफ ऑल 50 साल हो रहे हैं आज, जाना जरूरी है इस बात पे, कल बात भी कर रहा था रात में एक आर्टिकल में। MECR मल्टीपल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, मल्टीपल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, बहु निर्यात नियंत्रण प्रणाली, बहु निर्यात नियंत्रण प्रणाली या मल्टीपल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, बहु निर्यात नियंत्रण प्रणाली या मल्टीपल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम, फाइन, ठीक है। MECR नाम बताया मैंने, मल्टीपल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम। नाम में क्या छुपा है? एक्सपोर्ट कंट्रोल। कोई देश इंडिया को ड्रोन दे सकता है क्या? कोई देश इंडिया को मिसाइल दे सकता है क्या? इंडिया किसी देश को मिसाइल दे सकता है क्या? कोई देश इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे सकता है क्या? कोई हमको यूरेनियम दे सकता है? ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बातें हैं, इस पर कंट्रोल करने की व्यवस्था का नाम है MECR। ये जो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बन सकते हैं, दुनिया को तबाह करने वाली चीजें बन सकती हैं, क्या कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है? कोई रेगुलेशन तो होना चाहिए। क्या WTO डील का? WTO देखा नहीं इस मामले को, WTO तो कहाँ देखेगा इस चीज को? तो इसके लिए एक व्यवस्था बनाई गई MECR। MECR 5 मिनट दीजिएगा। MECR में कहा उन्होंने, यार काम करो, क्या क्या है हमने पास? न्यूक्लियर सप्लाई कर सकते हो, या तो तुम न्यूक्लियर मटेरियल बेच सकते हो किसी को, फाइन। केमिकल वेपन, कुछ केमिकल मटेरियल दे सकते हो किसी को, मे बायोलॉजिकल वेपन दे सकते हो किसी को आप, इसका डर हमको है। या तुम मिसाइल टेक्नोलॉजी दे सकते हो किसी को, मिसाइल दे दोगे या तो किसी को, या फिर ड्रोन दे दोगे किसी को, डर ये है हमको यहाँ पर, ठीक है। या मे भी हो सकता है कोई कन्वेंशनल वेपन दे दो, कोई ऐसे फाइटर जेट वेट दे दो आप कोई, या कुछ ऐसा दे दो डुअल यूज टेक्नोलॉजी वाला कुछ दे दो किसी को आप। क्रायोजेनिक इंजन दे दिया उसने, लगाना था उसके अंदर, लगाना था PSLV में उसको, और लगा दिया उसने अपनी मिसाइल के अंदर। अभी आपने पढ़ा होगा, पीछे ने पाकिस्तान का एक शिप पकड़ा है गुजरात में, जो जा रहा था रूट बाय पाकिस्तान, जा रहा था चाइना से। उस पर हमने क्लेम किया कि उसके अंदर डुअल यूज टेक्नोलॉजी था, और उसके अंदर न्यूक्लियर कुछ आइटम थे। हमने क्लेम किया इससे पाकिस्तान बम बनता, पाकिस्तान ने कहा नहीं, तो सिविल कामों के लिए थे हमारे। तो ऑफकोर्स क्योंकि इस प्रकार के ट्रेड पे बैन है, आप ऐसी टेक्नोलॉजी का ट्रेड नहीं कर सकते जो किसमें आती हो, डुअल यूज में आती हो। तो इसको रोकने के ग्लोबल स्केल पर अभी रिसेंटली हमने पाकिस्तान का पकड़ा, इसकी चर्चा फिर आगे टॉपिक है। अब इसको आपने 4 नाम दे रखे हैं चारों के लिए, चारों का अलग एग्रीमेंट है ग्लोबल स्केल पर, नोन एज NSG ग्रुप, केमिकल वेपन्स के लिए ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, मिसाइल टेक्नोलॉजी के लिए MTCR, एंड कन्वेंशनल ड्यूल वेपन्स के लिए वसेनर अरेंजमेंट। वसेनार अरेंजमेंट सुना है इनका चारों का नाम? ये सुना होगा आपने, ये चारों का नाम सुनते रहते हैं आप लोग। इंडिया एनर्जी मेंबर राइट नाउ नहीं है, बाकी मेंबर बन चुका है तीनों का। वो MTCR का मेंबर है इंडिया, वसेनर अरेंजमेंट का मेंबर है इंडिया, और इंडिया ऑल्सो मेंबर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, AU ऑस्ट्रेलियन ग्रुप का मेंबर है।
ठीक है, अगर मुझे केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन कंट्रोल करना है तो मैं कहाँ जाऊंगा? ग्रुप के पास जाऊंगा। गिव मी अ मिनट, हार्ड डिस्क लगी है नहीं? डिसआर्मामेंट। चलो कोई नहीं, ओके। MECR, ठीक है। कुछ पॉइंट सुन लीजिए। 50 ईयर्स मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। MECR की बात कर रहा हूं मैं, मल्टी एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम और मल्टीपल एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम्स, ठीक है। पहली बात तो दे आर वॉलंटियर्स एंड नॉन बाइंडिंग फोर्सेस। जो एग्रीमेंट चारों हैं ये नॉन बाइंडिंग नेचर के हैं और वॉलंटियर नेचर के हैं। इंडिपेंडेंट फ्रॉम UN, UN का कोई रोल नहीं है, UN से अलग काम करते हैं ये चारों। MTCR, वॉसेनर, ऑस्ट्रेलियन ग्रुप या फिर NSG इंडिपेंडेंट हैं ये UN से, ठीक है। रेगुलेशन अप्लाई ओनली टू मेंबर्स, जो उसके मेंबर्स होंगे उनको मानना पड़ेगा। जो मेंबर्स नहीं है वो रफ कंट्री है, रॉ कंट्री है, उन पर लागू नहीं होगा। लाइक एग्जांपल, पाकिस्तान मेंबर नहीं है लाइक से NSG का, और वो NSG का मेंबर होता तो उसको जो ट्रेड कर रहा है वो न्यूक्लियर का ना, वो बहुत देख के करना पड़ता। रॉ कंट्री है, वो ट्रेड कर रहा है तो उसको रोकने वाला कोई नहीं है यहाँ पर, तो वो लेकिन रफ कंट्री है वो माना जाएगा, उसके मांगो उस पर में, ठीक है। इंडिया नाउ मेंबर ऑफ 3 ऑफ द 4 MECR बात करेंगे। NSG छोड़कर इंडिया 3 मेंबर बन चुका है। NSG मेंबर इंडिया नहीं है, बाकी ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, MTCR और वेस्टर्नर का इंडिया मेंबर बन चुका है। फाइन, अब मैं आता हूँ करके आपके साथ। तो 4 आपके साथ दिख रहे हैं, 4 नाम आपको यहाँ पर। कौन कौन से हैं चारों? एक है NSG, NSG किसके लिए डील करता है? न्यूक्लियर के लिए। एक है ऑस्ट्रेलियन ग्रुप, डील करता है किसके लिए? केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स के लिए। एक है आपका MTCR जो डील करता है आपका रॉकेट्स, अदर एरियल व्हीकल, ड्रोन्स, अदर एरियल व्हीकल दैट बी ड्रोन्स, इस पर डील करते हैं हम लोग। और वसेन अरेंजमेंट डील करता है आपका डुअल यूज टेक्नोलॉजी एंड कन्वेंशनल वेपन्स के लिए। कन्वेंशनल डुअल यूज यूज करते हैं हम लोग वसेनर। 4 आर्ग्यूमेंट है आपके पास। इंडिया NSG मेंबर नहीं है, बाकी इन तीनों का मेंबर इंडिया बन चुका है। अब मैं आज क्यों बात कर रहा हूँ, 50 साल क्यों बोल रहा हूँ बार बार शब्द में? ये जो ट्रीटीज हैं अलग टाइम पर आई हैं, लेकिन इनकी शुरुआत कब हुई थी? आज से 50 साल पहले जब इंडिया 1974 में टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण में पहला, तब दुनिया को लगा कि यार हर कोई देश टेस्ट करने बैठ जाएगा, रोकना जरूरी है यहाँ पर। तो पहली बार आगाज हुआ इस समूह का, किसका? NSG का। तो ये दिसंबर बनकर, इंडिया ने मई में एक्सपेरिमेंट किया, दिसंबर में तैयार हो गया NSG। तो वहां से वर्ड आया MECR पहली बार दुनिया में। एक एक करके चारों बॉडी बनी फिर समय के साथ। पहली जो बॉडी बनी थी NSG 1974 में, क्योंकि इंडिया को टारगेट करना था इनको, इंडिया को और वेपन ना मिल पाए, इंडिया को और टेक्नोलॉजी मिल पाए, इसको रोकना था इनको। तो इसीलिए MECR की शुरुआत 50 साल पहले थी। क्वेश्चन बनना चाहिए साल आपके लिए, तैयार रहिएगा इसको लेकर। इंडिया के न्यूक्लियर ब्लास्ट के 50 साल हो रहे हैं, पहली बात तो ये है, और MECR के 50 साल हो रहे हैं, दोनों चीज बहुत काम की है। NSG के 50 साल हो रहे हैं, इस पर क्वेश्चन आना है आपके लिए, ठीक है। चल कुछ एक बार देख लेते हैं। NSG की बात करें, NSG कब बना था? 1974 में, आफ्टर न्यूक्लियर टेस्ट बाय इंडिया बनाया गया था इस संस्था को। राइट नाउ 48 कंट्रीज हैं, चाइना मेंबर है, इंडिया मेंबर नहीं है। इंडिया मांग रहा है जगह, मिलना चाहिए इंडिया को जगह, ठीक है। चलो, तो यहां पर ये रेगुलेट करते हैं न्यूक्लियर ट्रेड को। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर फ्यूल आपको चाहिए अगर, तो ये 48 कंट्रीज जो आपस में ट्रेड कर सकते हैं। किसी और को चाहिए अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, प्राप्त कर सकता है। ये 48 में से कोई दे भी सकता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबल होगा, रिपोर्ट देनी पड़ेगी मैंने किस कंट्री को दिया, किस लिए दिया, वो क्या कर रहा है उसका, उसके एक एक फिजाइल मटेरियल में नजर रख सकता हूं क्या नहीं मैं। लेट्स से अज्यूम
इंडिया मेंबर नहीं था, मेंबर नहीं इंडिया इसका था भी नहीं, कुछ साल पहले कोई छूट नहीं थी। अब रशिया हमको वेपन दे, रशिया हमको टेक्नोलॉजी दे रहा है उड़ानकुलम में, तो रशिया बताएगा संस्था को जाकर कि मैं इंडिया को दे रहा हूं, इंडिया में क्या बन रहा है उसका, कि वो पीसफुल यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो उसका। तो यानी कि रेगुलेट हो गया ट्रेड अपने आप में, तो इंडिया इसका मिसयूज नहीं कर सकता फिर कहीं ना कहीं। तो ये इस प्रकार की चीजें, और इन्हें मेंबर बन गया इंडिया तो दो देश इजीली ट्रेड कर सकते हैं फिर वहां पर। चलिए, तो ये केवल मेंबर पर लागू होता है। लाइक MTCR मेंबर नहीं एनएसजी के हम लोग। ऐसी ग्रुप है आपके पास, क्या नाम है इसका, ऑस्ट्रियन ग्रुप, एस्टैब्लिश इन 85, याद रखिएगा 85 में एस्टैब्लिश हुआ था ऑस्ट्रियन ग्रुप आपका। मेनली किसके लिए, ये बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के लिए, बायोलॉजिकल और केमिकल वेपन्स के लिए आपका ऑस्ट्रियन ग्रुप, एस्टैब्लिश इन 1985, 74, 85, ठीक है। इंडिया में बन चुका है, इंडिया इसका मेंबर बन चुका है, याद रखिएगा 54 कंट्री थे पहले, जब तक कुछ साल पहले, अभी मेंबर बन चुका है इंडिया इसका। इंडिया राइट नाउ मेंबर है इसका, याद रखिएगा। इंडिया ने इसको ज्वाइन किया था 6 साल पहले 2018 में, इसको 18 में इंडिया ज्वाइन कर चुका है। यानी अब इंडिया केमिकल और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस खरीद बेच सकता है, सब्सटेंसेस, नॉट वेपन नहीं कह रहा हूं। और वो जिनसे वेपन बनते हैं, मान लो मस्टर्ड गैस है, वेपन बन सकता है उससे, तो क्या इंडिया को मस्टर्ड गैस सिविलियन पर्पस के लिए अगर चाहिए तो खरीद बेच सकता है इंडिया? हाँ, खरीद बेच सकता है। अमोनियम नाइट्रेट है, केमिकल है, बम बन सकता है, इंडिया खरीद बेच सकता है उसको। क्लियर हमको यहाँ पर बातें? चलिए, तो 18 में मेंबर बन गया इंडिया इसका, ठीक है। इसके अलावा थर्ड वन इज MTCR, ये थोड़ा काम का है। MTCR 35 कंट्रीज इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया। एक आध ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि 1-2 साल पुराना वीडी है, अपडेट हो सकता है। ये IR पढ़ते तब हम अपडेट करते हैं इसको। 35 कंट्रीज हैं इसके अंदर, राउंडली बता रहा हूँ। और इंडिया मेंबर बन चुका है इसका, ठीक है। एस्टैब्लिश हुआ था 87 में, 74, 85, 87। MTCR डील विथ मिसाइल कैपेसिटी एंड ड्रोन एंड एनी एरियल व्हीकल। तो ड्रोन है कोई, PTA है कोई, आपके पास मिसाइल्स हैं, इन सबको डील करता है ये। तो मिसाइल एंड अनमैन्ड एरियल व्हीकल, UAV, दैट मीन ड्रोन। इंडिया तो इसका मेंबर नहीं था, हमें ड्रोन नहीं मिलते थे कहीं से, अब इंडिया इसका मेंबर है, दैट्स व्हाई इंडिया ड्रोन लेने में कैपेबल हो गया। जोड़ पाया मैंने क्यों कहा, जो मैं चालू की थी कहानी कि इंडिया ड्रोन ले पाता है क्योंकि मेंबर है राइट नाउ हम लोग MTCR के। मेंबर नहीं थे, कोई कंट्री को ड्रोन नहीं देता था, खुद का डेवलप कर रहे थे, रुस्तम डेवलप कर रहे थे खुद के हम लोग, लेकिन इंडिया मेंबर है MTCR का, दैट मीन्स हम लोग अब वेपन या ड्रोन ले सकते हैं। एस्टैब्लिश हुआ था 87 में ये, ठीक है। और कुछ जोड़ना है इसमें मुझे, और इसीलिए समझ रखिएगा अब जो हमारे मिसाइलें होंगी उन्हें हम उन देशों को बेच सकते हैं जो उसके मेंबर होंगे। लेट्स से हमारे पास अग्नि है, हमारे पास पृथ्वी है, हमारे पास मिसाइल्स हैं, हम उन देशों को बेच सकते हैं जो उसके मेंबर है राइट नाउ। क्लियर है हमको यहाँ पे बातें? चलिए, ठीक है। इंडिया मेंबर बना था कब इसका? 16 में। MTCR मेंबर बने 16 में हम लोग। ग्रुप बना था 87 में, आपका ये काम का रहेगा। चाइना इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, चाइना MTCR मेंबर नहीं है। और लास्ट है वसीन अरेंजमेंट, ये मुख्यतः किसके लिए? ड्यूअल यूएस एज वेल एज कन्वेंशनल वेपन्स के लिए। क्रायोजेनिक इंजन हो गया, सुपर कंप्यूटर हो गया, कुछ भी आप ड्यूअल यूज तकनीक यूज कर रहे हैं वहां काम आता है ये। और इसकी बात करें तो वसीन अरेंजमेंट की बात करें, 42 कंट्री है, मेंबर है इंडिया इसका, मेंबर है इंडिया इसका, याद रखिएगा। 17 मेंबर बन गया था इंडिया इसका, ठीक है। चलिए, शायद 92 में बना था मेरे ख्याल से, 92 या 93 में बना था, ये लिखा नहीं है। वसीन बना था 92 के आसपास बना वसीन, आफ्टर कोल्ड वॉर खत्म हो गया उसके बाद बनाया गया था इसको, ठीक है। तो भाई बात हमारी यहाँ पर ये, तो 4 अरेंजमेंट है। इंडिया मेंबर राइट नाउ MTCR का, दैट्स व्हाई इंडिया ड्रोन खरीद बेच सकता है। तो सी गार्जियन, स्काई गार्जियन, MQ-9B सब ड्रोन क्यों आ रहे हैं इंडिया के पास? क्योंकि इंडिया मेंबर है MTCR का। हो गया टॉपिक तैयार हमारा ही, तो क्वेश्चन निकाल सकता है आपके लिए। इसमें से कुछ और जोड़ना है मुझे, MECR, ठीक है, मेंस का पार्ट है। बाकी क्वेश्चन मैं तैयार किया था, ये क्या है, MTCR क्या है और क्या इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, ठीक है। ओके, देखिए इंपॉर्टेंट बात थी, MTCR के मेंबर जब तक आप नहीं होते हैं तब तक आप ऐसी कोई मिसाइल बेच नहीं सकते दुनिया को जिसकी रेंज मोर देन 300 किलोमीटर। ब्रह्मोस की रेंज कितनी थी? 290 किलोमीटर। मेंबर नहीं थे MTCR के हम लोग, तो ब्रह्मोस हमने बनाई 290 किलोमीटर की, इसको दुनिया को बेच सके आराम से। तो रशिया मेंबर था, इंडिया मेंबर नहीं था, ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, तो रशिया भी ऐसी मिसाइल हमको नहीं दे सकता, बना सकता इसकी रेंज 300 से ऊपर हो। मेंबर नहीं था इंडिया MTCR का, बट मेंबर है इंडिया भी और रशिया भी।
अब हम ऐसी मिसाइल बनाएंगे इसकी रेंज हजारों में हो। तो ब्रह्मोस 2 जो बन रही है 700, 800, 1000, 2000 की बना सकते हैं। अब हम टॉम हॉक को रिप्लेस कर सकते हैं आने वाले समय में। तो यहाँ पे इंडिया टेस्ट कर रहा है ब्रह्मोस अब जो 400 किलोमीटर जा सकती है। तो इंडिया किसका बन चुका है अब MTCR का। हो पाएगा टॉपिक तैयार हमारा। तो अब ड्रोन भी हमारे पास है, ब्रह्मोस का सेकंड वर्जन भी हमारे पास है। ब्रह्मोस को एक्सटेंड कर रहे हैं रेंज में उसकी, क्योंकि मेंबर बन चुके हैं MTCR। तो याद रखिए 16, 17, 18 बराक ओबामा जब 2008 में इंडिया में आए थे 26/11 के बाद, तो बराक ने कहा था इंडिया में कि मैं अमेरिका इंडिया की फ्रेंडशिप चाहता है और इसीलिए वो इंडिया के हर उस ग्रुप में शामिल करने का प्रयास करेगा जो इंडिया जुड़ना चाहता है। तो NSG हम चाहते चारों मेंबरशिप मिले इंडिया को, तो NSG में छूट दिलवा दी उन्होंने अमेरिका ने और बाकी 3 में शामिल करवा दिया। तो फाइनली शामिल 10 साल लगे, लेकिन 16, 17, 18 में हम लोग शामिल हो गए तीनों ग्रुप्स के अंदर। 16 में MTCR, 17 में वेस्टर्नर और 18 में ऑस्ट्रेलियन ग्रुप। 3 साल में हो गए। NSG नहीं बन पाए आज तक, उसका हमें प्रॉब्लम है वहां पर। हो पाएगा, चाइना हमारा वीटो करता रहता है। ठीक है, तो ये 4 ऑर्गेनाइजेशन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं। अपडेट है चारों के बारे में, कब कब इंडिया कितने मेंबर हैं इसके अंदर। ठीक है, आंसर फॉर्मेटिंग करेंगे बाद में कभी आपके साथ। हो पाएगा टॉपिक, आगे बढ़े। चलिए, तो ये PPT था अपना। तो राइट नाउ इंडिया बाय कर पा रहा है ड्रोन्स को, क्योंकि मेंबर हैं हम लोग MTCR के। तो MTCR पूछ सकता है, ड्रोन का नाम ना पूछे वो MTCR पे चला जाए, और ना MTCR पे गया तो MECR पे सकता है। MECR में चारों क्या है। ठीक है, याद रखेंगे हम लोग 1974 के 50 साल भी हो रहे हैं, काफी कुछ इवेंट हुआ है इसके ऊपर इन चारों को देखा जाए तो। डन टॉपिक। IR का भी मिलाकर साइंस का भी काम आएगा आपको यहाँ पर। ओके, क्योंकि 2-3 न्यूज आगे बताई मैंने आपको। अभी हमने पकड़ा क्या, जब पाकिस्तानी कंसाइनमेंट जो पकड़ा, हमने कहा कि डुअल यूज टेक्नोलॉजी है इसके अंदर। तो पाकिस्तान ने कहा नहीं सिविलियन पर्पस के लिए था वो, तो हमने कहा मिलिट्री पर्पस के लिए कौन अंतर करेगा इसको। तो बड़ा आरोप था, संगीन आरोप था अपने आप में ही। तो बहुत इंटरनेशनल रिलेशन और खराब हो गए पाकिस्तान से हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं आपके साथ, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। LRO 19 याद रखिए, कुछ खास नहीं है। LRO ये जो है ऑर्बिटर नासा का है, घूम रहा है ऑर्बिट में किसकी, मून की, लूनर ऑर्बिट में घूम रहा है। और अब से नहीं घूम रहा, बहुत सालों से घूम रहा है ये। ठीक है, तो LRO ऑर्बिटर नासा का है, मून के ऑर्बिट में घूम रहा है। न्यूज में आया अपने लिए, ये बात करते हैं। तो न्यूज में क्या आया, इसने कोऑर्डिनेट किया, इसने इमेज दी चंद्रयान 3 की। तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, चंद्रयान ऊपर से फोटो खींचा होगा, चंद्रयान 3 लैंड किया होगा। तो ठीक है, हमारे पास नई फोटो आ गई नए एंगल से, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये थी कि ये किसका है, नासा का है, और मूव कर रहा है चंद्रयान की, चंद्रमा की ऑर्बिट के अंदर। ठीक है, तो LRO याद रखिएगा। कब लॉन्च किया गया था इसको, 2009 में। इंपॉर्टेंट बात है, तो बहुत पुराना हो गया, 15 साल से मूव कर रहा है मतलब। तो मैप तैयार कर रहा है, 3D मैप तैयार कर रहा है मून सरफेस का पूरा। ये 15 साल पहले इसको लॉन्च किया था नासा ने, आज भी ऑपरेट कर रहा है नासा। LRO याद रखिए, LRO और चंद्रयान 1 ने मिलकर पानी की खोज की थी चंद्रमा की सरफेस पर। तो इसलिए LRO को पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। LRO एंड चंद्रयान 1 ने मिलकर बताया था मून सरफेस पर वाटर है, आइसी फॉर्म में वाटर है वहां पर। LRO एंड चंद्रयान 1 ने मिलकर। ठीक है, चंद्रयान 1 कब गया था हमारा, नवंबर 2008। उसके कुछ दिन बाद ये पहुंच गया था जून 9 में वहां पर। तब से ऑपरेट कर रहे हैं दोनों, कुछ साल ऑपरेट किया उन्होंने। बताया चंद्रमा 1 मिलकर बताया दोनों ने कि मून पे वाटर सप्लाई हो सकती है, वाटर है वहां पर। ठीक, चल तो यही था, इसने साइन ऑफ वाटर आइज ढूंढा था वहां पर चंद्रयान 1 के साथ। चलिए, कॉमेट निशिमुरा बहुत काम का नहीं, 1-लाइनर। कॉमेट निशिमुरा बहुत अर्थ के पास, सन के पास से गया, चर्चा रही थोड़ा सा। कॉमेट निशिमुरा जापानी एक साइंटिस्ट ने ढूंढा था, इसको इंपॉर्टेंट नहीं है। आदित्य 1 छोड़ दीजिए। ओके, व्हाट इज देयर, ओके, अर्ली प्रेडिक्शन ऑफ प्रीक्लैम्सिया यूजिंग अ ब्लड ड्रिवन बायोमार्कर। ओके, आइए बात करते हैं इसके बारे में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो एम्ब्रियो है या जो बेबी है, उसमें क्या ये डिजीज, दैट मीन्स हमें आइडेंटिफाई करना है प्रीक्लैम्सिया के बारे में। अगर ये डिजीज है तो क्या ये हो सकता है अर्ली से पता लग जाए ये। तो इसके लिए वैज्ञानिकों ने बायोमार्कर ढूंढा है। अब इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूज, इंपॉर्टेंट है बायोमार्कर क्या होते हैं।
क्या होते हैं बायोमार्कर्स? सिंपली बायोमार्कर क्या होते हैं, नथिंग एल्स, न्यू छोड़ दो, बायोमार्कर्स क्या होते हैं? बायोलॉजिकल चेंजेस जिनके कारण कोई सर्टेन जो बॉडी में होते हैं और जिनके कारण प्रीएम्प्टिवली हम पता कर सकते हैं कि कुछ चीजें चेंज होनी हो। इंडिकेटर है, इंडिकेटर, बायोमार्कर्स, नथिंग एल्स, कि यार ये चीजें बॉडी में, ये डीएनए का ये ऑर्डर, जीन का ये ऑर्डर, ये बता सकता है कि इन फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, तो बायोमार्कर्स सुन लीजिए, वन लाइन मेरी बात पहले, बायोमार्कर्स क्या होते हैं? तो बायोमार्कर्स इज जनरली refers a measurable indicator of some biological state or condition. Biomarkers are often measured to evaluate by examine normal biological process, pathogenic process or pharmacological response to a therapeutic intervene. कुल मिलाकर आप एक प्रकार से इंडिकेटर होता है ये कि आपकी बॉडी में क्या क्या है, आपकी बॉडी में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो बायोलॉजिकल या बायोमार्कर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम किस दवा के द्वारा, दवा दें रिएक्ट करेगी बॉडी आपकी कहीं ना कहीं। आपका डीएनए टेस्ट भी कर सकते हैं हम लोग, इससे डीएनए टेस्ट पता कर सकते हैं कि बायोमार्कर कौन सा है, मार्क कर सकते हैं हम लोग कि ये चीज है आपकी बॉडी में, ये ऑर्डर दिख रहा है जीन का मुझे, दैट मीन्स आपकी बॉडी में कुछ इशू हो सकते हैं। तो बायोमार्कर से हम अगर पता कर पाएं जो बेबी है गर्भ के अंदर, उसमें कोई डिजीज बनेगी आगे जाकर, तो इलाज कर पाएंगे उसको हम लोग, अवॉइड कर पाएंगे वॉट एवर, कि ऐसा ना हो कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज में पैदा हो जाए बच्चा वो। तो बायोमार्कर को अर्ली स्टेज में पता कर लिया जाए बायोमार्कर्स के हम लोग। तो बायोमार्कर्स के केवल एक प्रकार से मार्क की हाँ ये इन फ्यूचर कंडीशन बन सकती है। तो अगर ये हम अर्ली स्टेज में पता कर लें तो बच्चे को रोक सकते हैं बीमारी होने से, या उसको सही कर सकते हैं, जेनेटिक उपचार कर सकते हैं उसका, वॉट एवर। तो बायोमार्कर शब्द में रहता है यहाँ पर ही। तो बायोमार्कर क्या है? रेफर्स मेजरेबल इंडिकेटर और सम बायोलॉजिकल स्टेट और कंडीशन। तो बेसिकली आपकी बायोलॉजिकल कंडीशन हो सकती है, इंडिकेटर हो सकता है, आपको देखकर, आपके डीएनए को देखकर, आपके डीएनए सैंपल को देख के बताता हूँ कि आप में फ्यूचर में क्या होगा आपका, दैट मींस बायोमार्कर। जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग बताऊं मैं आपको, एक न्यूज और मेरे पास है बायोमार्कर जो इंटरेस्टिंग इंडियन न्यूज है वो काम की। हमारे यहाँ मच्छर से बीमारी होती है, ठीक है। तो इंडिया में 6 डिजीज वेक्टर बॉर्न कौन कौन सी हैं? वेक्टर बॉर्न डिजीज बोलते हैं इसको हम लोग। कौन कौन सी हैं मच्छर जनित बीमारियां? कौन कौन सी? 6। मलेरिया फाइन, डेंगू फाइन, चिकनगुनिया फाइन, एमसीडी, और क्या? फाइलेरिया फाइन, और फाइलेरिया फाइन, हाँ, ब्लैक टिक्स, ब्लैक फीवर, काला आजार, ठीक है, ब्लैक फीवर फाइन, जेई, जापान एंसेफेलाइटिस या एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम भी कहते हैं, एईएस। जापान एंसेफेलाइटिस और नोन एज एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, एईएस भी कहते हैं। बच्चों में होता है तो जापानी बुखार, और बड़ों में होता है तो एईएस, एक्यूट एंसेफेलाइटिस सिंड्रोम, एईएस। 6 डिजीज है, ठीक है। अच्छा, मलेरिया का टेस्ट होता है, ठीक है, डेंगू का टेस्ट होता है, ठीक है, चिकनगुनिया का टेस्ट होता है, होता है टेस्ट चिकनगुनिया का। डॉक्टर कहता है चिकनगुनिया को देखकर आपको कैसे पता करता है जब चिकनगुनिया हो गया तो? सबके टेस्ट है बॉडी हमारे, इसका टेस्ट ही नहीं आज तक। बहुत हाई डिजीज इंडिया में होती है, चिकनगुनिया टेस्ट नहीं होता इंडिया में। चिकन सिम्टम देख के बोलता है चिकनगुनिया है इसको, उसका टेस्ट नहीं होता इंडिया में। टेस्ट में हो जाएंगे साहब जो इससे होते हैं टेस्ट देख के कोई नहीं कह सकता कि आपको चिकनगुनिया हुआ है, तो टेस्ट है ही नहीं इसका कोई। तो अभी रिसेंटली हमारे साइंटिस्ट ने चिकनगुनिया के बायोमार्कर डिफाइन किए हैं, इसको सिम्टम देखकर या उसके इंडिकेशन देखकर बोलते हैं चिकनगुनिया इसको हुआ है। तो एक है चिकनगुनिया पे, थोड़ा देख लेते हैं, अपडेट में करता हूँ थोड़ा सा आपको यहाँ पर। ठीक है, तो अभी तक कोई बायोमार्कर नहीं था हमारे पास, बट रिसेंटली स्टडी आई है कुछ हमारे पास, खैर पुराना हो गया, बट हमारे यहाँ अभी कुछ हाल में कुछ ढूंढे गए बायोमार्कर यहाँ पर। एक कब का अपडेट है, कुछ उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं चिकनगुनिया के लिए, ठीक है। हालांकि ये भी नए अपडेट आए हैं, चिकवी, मतलब अगर मिल जाए नाम ना पहचान लीजिएगा, इनको कभी मिल जाए एग्जाम में। अभी रिसेंटली खोज हुई है इन बायोमार्कर्स की, तो चिकनगुनिया के लिए पहचाने गए हैं, ठीक है। 1 लाइनर है, याद रखिएगा, लाइक IL-1 बीटा, IL-6 और रेंटेक्स, ये 2-3 आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे जो
ये बायोमार्कर हैं चिकनगुनिया के, रिसेंटली चर्चा में थे। इन पर रिसर्च हुई है, काफी सारी रिसर्च चल रही है इन पर आजकल। ठीक है, तो अभी तक कुछ साल पहले तक हमारे बायोमार्कर नहीं थे, बायोमार्कर नहीं थे, टेस्टिंग नहीं होती थी, इसलिए हमारे पास कुछ न्यूज़ है इस पर। चिकनगुनिया बायोमार्कर है मेरे पास, लंग कैंसर नहीं, कुछ न्यूज़ नहीं। नहीं है, व्हाटएवर। वो बताते हैं मुझे। ओके, ये रहा। तो किसको याद रखिए, बस केवल ये नंबर है, IL-1 बीटा, IL-6 एंड एंटेज। ये बायोमार्कर्स हैं चिकनगुनिया के लिए। IL-1 बीटा, IL-6 एंड एंटेज, नाम ये आ रहे हैं बार बार मेरे पास। ठीक है, दिस एंड दैट, डीसी डिजाइन। ठीक है, ये आ रहे हैं नाम मेरे पास बार बार, IL-1 बीटा, चिकवीज। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। IL-1 अल्फा छोड़ दीजिए, 1 बीटा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, व्हाटएवर, याद रखेंगे हम लोग। IL-1 बीटा, IL-6 एंड एज वेल एज रेंटेज, ये बायोमार्कर है फॉर चिकनगुनिया टेस्ट। ठीक है, तो उसको डिस्कवर किया गया था रिसेंटली। मैं न्यूज़ पर आता हूँ लौट के अपनी फिर से। तो हम कहाँ पर थे, साइंस टेक पे थे हम लोग। क्लियर बायोमार्कर्स हमको यहाँ पर, ये कोई बीमारी की बात की गई है। ऑफ कोर्स लिक्विड बायोप्सी अप्रोच दैट मेजर DNA बायोमेथनॉल लेवल्स। तो ये ब्लड में चेक करेगा, DNA माइथ्रेशन लेवल को चेक करेगा और बता पाएगा कि जो गर्भ में बेबी है उसको डिजीज है क्या नहीं। तो हमें ज्यादा काम नहीं करना, परेशान नहीं होना इसको लेकर। ओके, प्रज्ञा सो गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। ठीक है, ओके, न्यूक्लियर पावर एंड स्पेस छोड़ दो, काम का नहीं है। ओके, बाहर ड्रोन शक्ति, ये एक फेस्ट हुआ हमारे यहाँ पर ड्रोन के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। A400M एटलस 19 लिखते हैं, A400M एटलस। ये कैसे, हाँ, प्लेन का नाम है एयरबस के द्वारा। एयरबस कंपनी है, यूरोपियन कंपनी एयरबस, जैसे बोइंग है अमेरिकन कंपनी, ऐसी एयरबस यूरोपियन कंपनी है। उसके एक प्लेन का नाम है A400M एटलस। इसको तैयार किया है और चर्चा में क्यों आया था ये, कोई न्यूज़ होगी इसकी। A400 एटलस ये रहा। तो ये एक इंडियन एयरफोर्स को दिया इन्होंने, यहाँ पर एक इंडियन एयरफोर्स के साथ एक डील साइन कर सकते हैं ये लोग, मिल सकता है इंडियन एयरफोर्स को। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है बेसिकली ये माल वाले से हमारे पास है सुपर हरकुलस, ग्लोब मास्टर, ऐसे इंडिया के पास एक नया हो सकता है आने वाले दिनों में, वो होगा MTA, मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट होगा A400M एटलस। तो ये क्या है, A400M एटलस एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, एयरफोर्स बाय कर सकता है इसको आने वाले दिनों में। कंपनी का नाम है एयरबस, हो पाएगा नाम याद। एयरबस का प्रोडक्ट है A400M, ये एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरफोर्स बाय कर सकता है आने वाले दिनों में। एयरबस कंपनी यूरोपियन कंपनी है। क्या हम एयरबस का प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं राइट नाउ? एयरबस का ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट यूज कर रहे हैं हम लोग इस समय। कमर्शियल फील्ड नहीं, एयरफोर्स यूज कर रही है। ओके, हमारे पास ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ना कौन कौन से हैं राइट नाउ? वी हैव CJ-130, C-130J सुपर हरकुलस, C-130J सुपर हरकुलस, C-17 ग्लोब मास्टर, दोनों यूएस के हैं, दोनों बोइंग के हैं, यूएसए के हैं, दोनों बोइंग कंपनी के हैं। CJ-130 सुपर हरकुलस और C-17 ग्लोब मास्टर, जो कि टॉप 2 बेस्ट दोनों हमारे पास हैं। और कोई है हमारे पास? C-25, ये इंडिया दुनिया का 3rd बेस्ट है, एयरबस का है, हमारे पास है।
इसमें से अभी कुछ उड़ के आए हैं, मतलब बाय करके रेडी टू यूज करके लेकर आए हैं हम लोग, और कुछ इंडिया में बन रहे हैं बड़ोदरा के अंदर। C295 याद रखिए, काम की न्यूज है ये, थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि पीएम साहब ने गुजरात में उद्घाटन किया था इसका, और अब बनके तैयार भी हो रहा है यहाँ पर C295। C295 एक बार देख लीजिए डील को थोड़ा सा मेरे संग। C295 ये रहा C295, ये मीडियम टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है। मैं डाल दूं इंडिया, इसके अंदर तो अच्छा रहेगा, इंडिया, इंडिया IAF, इंडियन एयरफोर्स, ठीक है। तो एयरबस डिलीवर्स, कब की न्यूज है? सितंबर 2023 की। सुन लीजिए, काम का है अपने लिए। इसमें एयरबस ने डिलीवर कर दिया, पहला अपने पास आ गया, सीट उड़ के आया है ये। अब इंडिया में बनना, कुछ उड़ के आएंगे, मतलब कुछ तैयार हालत में आएंगे एयरबस के, ये कुछ इंडिया में बनेंगे। और बनेंगे कहाँ? हमारी गुजरात की वडोदरा की फैक्ट्री में, जिसमें एयरबस प्लस टाटा मिलकर बना रहे हैं हमारे इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। समझ में अंतर क्या है? पहला ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट इंडिया का, जितने बड़े साइज के होंगे, कम से कम मीडियम साइज के होंगे ये बन रहे हैं। C295 बनेंगे ये, थोड़ा सुन लीजिए इसके बारे में, न्यूज क्या अपने पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो न्यूज हमारे पास ये है कि 56 फर्स्ट ऑफ 56 एयरक्राफ्ट, तो 56 आएंगे टोटल ये, जिसमें से पहला हमारे पास आ गया है, ठीक है। पूरा हटा के रिप्लेस किसको करेगा? ये पुराना हो चुका है हमारा एक एयरक्राफ्ट, कौन से नाम है इनके? एवरोस 748 फ्लीट पुराना हो चुका है, इसको हटाया जाएगा, C295 को लगाया जाएगा। फाइन, पहली बात। तो कंपनी का नाम कौन सी है? एयरबस, अगेन कंपनी नाम एयरबस है, फाइन। इसमें इंडिजीनियस इलेक्ट्रिक लगेगा आगे जाकर, ठीक है। तो ये अब तक का लार्जेस्ट ऑर्डर इस कंपनी का, वॉट एवर, ठीक है, कोई काम का नहीं है, ठीक है। हमारे काम का इसमें और कुछ जोड़ना, हाँ, फर्स्ट 16 बन के आएंगे, फर्स्ट 16 बन के आएंगे हमारे पास, और रेस्ट 40 जो हैं वो इंडिया बनेंगे। तो 40 हम इंडिया बनाएंगे यहाँ पर, 2026 तक बनके तैयार हो जाएगा। तो 16 बन के आ रहे हैं, रेडी टू मूव आ रहे हैं, और 40 इंडिया बनाएंगे हम, टोटल 56 बनेंगे इंडिया में, मतलब 56 यूज करेंगे हम लोग। तो कौन बनाएगा इसको मिलकर? टाटा मिलके बना रही है यहाँ पर, देख सकते हैं इसको, थोड़ा सा काम की लाइन आपके लिए। तो फर्स्ट इंडिया में कब बनेगा? 16 बन के आएंगे, 40 हम बनाएंगे, और कौन बनाएगा? एयरबस मिलके टाटा। कहाँ बनेगा? वडोदरा बनना चालू हो गया, पीएम साहब खुद उद्घाटन किया था फैक्ट्री का जाकर, पीएम ने खुद उद्घाटन किया जाकर, इंपॉर्टेंट बात है, तैयार होगा इंडिया के अंदर ये, ठीक है। चलो, तो ये ऑपरेशन हो जाएगा साल तक, और 26 तक बनके तैयार हो जाएगा। हो पाएगा, आगे बढ़े। तो काफी एयरफोर्स दुनिया की यूज कर रही है इसको, अच्छा प्लेन है काफी। तो ऑलमोस्ट आप समझ सकते हैं 41 दुनिया के देश हैं जो यूज कर रहे हैं इस प्लेन को, एयरबस के। काफी बड़ा प्लेन है, अपने में अच्छा प्लेन लगता है ये, तो यूज करने में आसानी होती है। लगभग 71 ट्रूप्स को ले जा सकता है अपने साथ में, या 50 पैराशूट ट्रूपर्स ले जा सकता है अपने साथ, काफी बड़ी संख्या में। आप कभी भी यहाँ पर एविकेट कर सकते हैं, लोग हटा सकते हैं, वॉट एवर, हो पाएगा। C295 अच्छा प्रोडक्ट है। अब ने कहा हम लोग यूज करेंगे इसका नेक्स्ट प्रोडक्ट A400M एटलस, वो भी इनिशियल फेज में बातचीत चल रही है, फाइनलाइज होता है नहीं होता अलग बात होगी। एयरबस कंपनी वही है, एयरबस कंपनी। आगे बढ़े। एयरबस कंपनी हो गया, एयरफोर्स हो गया, 400M हो गया, फाइन। कुछ और जोड़ना है मुझे इसके अंदर, चलिए व्हाटएवर। पिको फ्लेयर जेट्स, हेडलाइन जरा, पिको फ्लेयर जेट्स, पिको फ्लेयर जेट्स, ये क्या होती हैं? पिको फ्लेयर, पिको समझते हैं क्या होता है? पिको, मेगा, गीगा, पिको, टेरा, कुछ सुने नाम ऐसे कुछ? पिको 15 होता है, 6 होता है मेगा, 9 गीगा, टेरा 12, पिको, डेका, ऐसे होते हैं, सुने नहीं? हाँ सर, सुने। बहुत काम की चीजें अब आती हैं चीजें ये। पिको होता है 15, पक्का चेक करें, लग तो ये रहा, मुझे भी लगे ये तो है। होता क्या, दिन में इतना कुछ पढ़ते हैं भूल जाते हैं यार, कहीं कहीं मिस जाती है। पिको मिलेगा कहाँ हमको? स्पेक्ट्रम में, रूट्स, इंद्रा प्लस, साइंसटेक, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम, बेसिक EM स्पेक्ट्रम, और अपना कहाँ गया ये रहा, दिख रहा है कहीं पिको इसमें? -12,
ठीक है। टेरा, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, एक काउंटर सुपर कंप्यूटर बोलते हैं पेटा फ्लॉप्स, तो वहां पढ़ते हैं पेटा मतलब 15 पेटा फ्लॉप्स। ठीक है। पीको की बात करते हैं -12। अब इसका मतलब क्या है यहाँ पर, पीको फ्लैप अगर कहता है पीको फ्लेयर, यानी कि उसकी जो वेवलेंथ होगी, इंटेंसिटी होगी, उसमें पीको रेयर में होगी कहीं ना कहीं पीको फ्लेयर्स कहाँ से निकल रही हैं, ये सन से आ रही हैं। तो पीको फ्लेयर्स जो सन से आ रही हैं, या पीको जेट्स बोल सकते हैं, पीको फ्लेयर्स बोल सकते हैं, उसका स्टडी हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ यार एक बार। तो हम बात कर रहे हैं पीको फ्लेयर जेट्स की, तो पीको फ्लेयर सन से आ रही है ये। आइए देखते हैं टॉपिक हमारे पास क्या है। तो रिसर्चर्स ने क्या किया है, सोलर ऑर्बिटर एयरक्राफ्ट, जो सोलो है ना, अभी इसमें मिशन लगा है सोलो, वहां पर एक सोलो मिशन चल रहा है सन के आसपास। सोलर ऑर्बिटर एयरक्राफ्ट मिशन चल रहा है, किसका, नासा का और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ज्वाइंट मिशन है। सोलो काम कर रहा है वहां पर। ठीक है, इन्होंने डिटेक्ट क्या किया है, पीको फ्लेयर जेट्स किए सन के आउटर एटमॉस्फेयर में। तो सन के आउटर एटमॉस्फेयर में डिटेक्ट किया इन्होंने। आदित्य L1 काम कर रहा है ना हमारा, ऐसे सोलो मिशन काम कर रहा है। सोलो मिशन नाम है सोलो है, लेकिन दो कंपनियों का है, नासा का और यूरोप का, बड़ी एजेंसी दोनों। उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर में पीको फ्लेयर्स है। क्लियर है, पीको फ्लेयर जेट्स है वहां पर। अभी पीको फ्लेयर जेट्स क्या वो समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कहां से निकल रही है, ऑफकोर्स ये कोरोना से निकल रही है, मिशन नहीं अपने में वहां पर। तो स्मॉल स्केल पीको फ्लेयर जेट्स वर ऑब्जर्व विद इन द, ऑफकोर्स कुछ सेकंड रही, खत्म हो गई उसके बाद ये। ठीक है, अब ये जेट्स को ऐसा नाम क्यों दिया गया है, 1 ट्रिलियन एनर्जी ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेयर ऑफ द सन इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, यानी जितना सन की मैक्सिमम निकल सकती है उसका 1 ट्रिलियन पार्ट है ये। यानी सन से मान लो 1 यूनिट निकलता है हीट, तो ये 1 ट्रिलियन पार्ट है उसकी हीट का। तो सन की मैक्सिमम जो सोलर फ्लेयर होगी उसका 1 ट्रिलियन निकला है ये पीको फ्लेयर्स। 1 ट्रिलियन मतलब दैट मींस 1 × -12। हाँ ठीक है ना, मेगा, गीगा, ट्रिलियन। ठीक है, तो यदि मैं कहूं कि एक सन की मैक्सिमम जो हीट निकलती है, मैक्सिमम जो प्लाज्मा निकलता है या मास इजेक्शन होता वो 1 मान लें, तो ये पीको फ्लेयर्स क्या है, उसका 1 ट्रिलियन पार्ट है, 10⁻12 पार्ट है उसका ये। गॉट इट। तो ये इसको नाम दिया गया पीको फ्लेयर्स का। तो पीको फ्लेयर्स कहां से निकल रही हैं, सन से, सन के आउटर स्पेस से। कौन एक्सपेरिमेंट कर रहा है, सोलो ने किया, कुछ माइक्रो सेकंड से खत्म हो गई होंगी ये, लेकिन है, क्योंकि अगर ये बढ़ रही हैं तो हमारे असर पड़ेगा ना हमको यार फिर, क्योंकि सन से कुछ भी निकल रहा है एक्स्ट्रा, चिंता की बात है। हमको स्टडी करना है सन के पूरे कोरोना का, क्या क्या निकल रहा है सन से, कितना स्टडी होगा हमारे एटमॉस्फेयर, क्या असर पड़ेगा उसका, जानना जरूरी है हमारे लिए। तो सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कवरी का, बिकॉज स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ सोलर विंड्स व्हाइल क्रिएटिंग द ब्यूटीफुल ऑरोरा व्हाटएवर कैपेबल ऑफ डिस्टर्बिंग द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो पीको फ्लेयर्स आ रही हैं या जो फ्लेयर्स आ रही हैं, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं हमारे यहाँ पर। तो जानना जरूरी है इनके बारे में। हो पाएगा, हमारा ये आदित्य भी कर रहा है काम। आदित्य कौन कर रहा है काम, पीए प्लाज्मा एनालाइजर, ये काम कर रहा है बैठ के, वो भी स्टडी यही कर रहा है वहां पर। लास्ट क्लास में आपने कोड किया था, मैं जानता कि कौन है। उसके बाद आपने बताया कि those pairs which are like returns back into the sun's magnetic. ऑफ कोर्स निकला यहाँ से। अब चूंकि ये बहुत स्ट्रेंथ नहीं है इनके अंदर, तो ये जो ग्रेविटी को नहीं पार कर पाएंगी सन की, और रिटर्न हो जाएंगी, लूप बन जाएगा बेसिकली। बट बन तो रहा है ना, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ निकली। अब ये कि अर्थ के एटमॉस्फेयर नहीं आ पा रही, लेकिन अगर ताकतवर होती गई तो ऑफकोर्स ब्रीच कर देंगी सन के मैग्नेटिक फील्ड को, और ये अर्थ की ओर चल देंगी। तो इसे स्टडी करना जरूरी है इनका। ठीक है, हो पाएगा टॉपिक तैयार, व्हाटएवर, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस टॉपिक पर, काम आएगा आपके लिए। पीको फ्लेयर्स, डार्क पैटर्न्स की चर्चा हुई लास्ट ईयर, काफी डार्क पैटर्न्स ऑनलाइन, डार्क पैटर्न्स सरकार ने गाइडलाइन भी जारी कर दी डार्क पैटर्न्स को लेकर। डार्क पैटर्न्स क्या होता है, जैसे अगर नॉन मतलब कोई भी आप कुछ भी बाय करते हो, आपका ऑप्शन आता है कैंसिल कर दो, आप बटन दबाते हो कैंसिल का, और कैंसिल होता है छोटा होता है कि बटन ओके का दब जाता है बगल में उसके। तो कंपनियां करती क्या है, कई बार अपनी मार्केटिंग करने के लिए, आपका डेटा गैदर करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए डार्क पैटर्न्स का यूज करती हैं। आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जा रही है, आपको दिया स्क्रीन पर ये ऑप्शन आ गया सामने। जैसे एग्जांपल लूँ, मेरी ऐप है, ठीक है, मैं अपनी ऐप की बात करता हूँ, डार्क पैटर्न सबको यूज करता है। तो मेरे ऐप क्रिएटर ने कहा सर एक काम करें, ऑप्शन तो आप पढ़ाते नहीं है। मैंने कहा मैं नहीं पढ़ाता ऑप्शनल। तो एक काम करें सर, आपको तो नुकसान नहीं होगा, एक काम करता हूँ मैं आपकी ऐप पे ना एक फ्रंट पे एक पेज लगाया था मैंने, क्या लगाओगे, कभी कोई यूजर आपकी ऐप पर आएगा तो पहले भरना पड़ेगा ऑप्शन क्या है उसको, तब उसको आपकी वेबसाइट पर आने का मौका मिलेगा। मैंने क्यों कर रहे हो सर, ऐसे आपको कर नुकसान नहीं है ना आपका। मैंने कहा मेरा नुकसान नहीं हो रहा, तो इससे मुझे डेटा मिल जाएगा कि बच्चा कौन सा ऑप्शन पढ़ना चाहता है। मैंने कहा हद हो गई यार,
अब उसको डेटा उसके पास होगा तो वो और टीम के पास जा पाएगा, ऑप्शन वालों के पास से, देखिए स्टूडेंट का डेटा मेरे पास है, ये स्टूडेंट ये ऑप्शन पढ़ना चाहते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग का जमाना है, डेटा ही सब कुछ, डेटा इज न्यू ऑयल। तो उसको मालूम पड़ गया ये अगर मान लो आज 1000 बच्चे ऐप पर आए या वेबसाइट पर आए, 1000 में से 500 का ऑप्शन हिस्ट्री था या इसका ऑप्शन ज्योग्राफी था, तो सीधा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ना उसको, ढूंढना नहीं पड़ रहा ज्योग्राफी के स्टूडेंट कौन है या हिस्ट्री का ऑप्शन कौन है। डार्क पैटर्न, तो ये आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है वो। डेटा प्राइवेसी आपकी क्यों दें यार हम, जब कोई नेसेसिटी नहीं है उस चीज की, वहां पर वो क्यों मांगी जा रही है इन्फॉर्मेशन आपसे। मैंने कई बार हटा दे भाई इसको यहाँ से, लेकिन वो अब कह रहा है सर आपको लॉस नहीं हो रहा ना, आपको क्या करना है। चलो मैं भी कुछ नहीं बोलता मुझे क्या करना, लेकिन एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं नुकसान तो किसी का हो रहा है। आपका पर्सनल डेटा है, मुझे फायदा नहीं हो रहा, मेरी वेबसाइट पर है, ठीक है, लेकिन हाँ मेरे जो वेंडर है, मेरा जो ऐप डिजाइनर है, उसको फायदा हो रहा है। ठीक, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ, ठीक यार 2-4 रुपए कमा ले बैठ के तो, लेकिन आपको लगता है ना, आप यार बहुत सीधी बात है, डायरेक्ट मार्केटिंग कोई कर रहा है आपके दिन फोन में मैसेज भेज रहा है, वो ठीक है क्या नहीं गलत, आपको कैसे मालूम पड़ेगा। भटकाव तो तब होगा ना वो सही ऐड करेगा आपके पास आकर, आपका फोन नंबर टेलीकॉल वाला फोन करता रहे, सर ले लीजिए, तो प्रोडक्ट अच्छा है, वो प्रोडक्ट खराब ही सकता है वो तो आपने दिमाग अपना लगाइए ना। आपको 100 फोन करूं दिन भर में आपको मैं यार कि प्रोडक्ट अच्छा सा ले लीजिए, पेन ले लीजिए, रिमोट ले लीजिए, तो रिमोट अच्छा है ये, बस आपका नंबर मिल गया मुझे कहीं से, आप रिमोट खरीदने वाले हैं। तो मार्केटिंग, डायरेक्ट मार्केटिंग कर रहा हूँ मैं, बेसिकली पैसा बचा रहा हूँ अपना। मैं अखबार में ऐड देते बड़े 100 ग्राहक मालूम पड़ेगा, ये लोग डायरेक्ट में फोन करता रहूंगा बैठ के इनको में। तो डेटा की बात हो रही है, वही है डार्क पैटर्न। तो गवर्नमेंट ने कहा भैया डार्क पैटर्न अलाउ नहीं कर सकते हम। कई बार आप देखें वेबसाइट पे आता है कैंसिल का बटन दबाओ, अब कैंसिल बटन इतना छोटा होता है दिखता ही नहीं कहाँ पर है वो, कुछ और बटन दब जाता है उस चक्कर में, आपकी अप्रूवल हो जाती है उस चक्कर में वहां पर। तो ऐसे डार्क पैटर्न्स लगा रखे हैं वेबसाइट ने बहुत सारे। कई बार आप फ्लैश सेल सुनते हो, फ्लैश सेल कुछ नहीं है यार, वो उतने सस्ता मिल जाएगा, कल और सस्ता मिल जाएगा इससे ज्यादा वो, लेकिन आपके अंदर पैनिक क्रिएट करने के लिए फ्लैश सेल कंपनी बेचती है। तो डार्क पैटर्न है अपने आप में मार्केटिंग का उनके ये। तो गवर्नमेंट ने कहा आइडेंटिफाई किए 12 ऐसे पैटर्न्स, उनको बैन कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये कंपनियां यूज नहीं कर सकती। डार्क पैटर्न्स अ टाइप ऑफ सोशल मार्केटिंग और सोशल इंटरनेट मार्केटिंग, जिसका यूज करती थी कंपनी हमारे यहाँ पर। ये बात करते हैं डार्क पैटर्न्स पर। तो डार्क पैटर्न्स क्या है, बेसिक डार्क पैटर्न्स आर डिसेप्टिव एंड मैनिपुलेटिव यूजर इंटरफेस। डिसेप्टिव एंड मैनिपुलेटिव यूजर इंटरफेस। आप वेबसाइट पे आते हैं मेरी, वहां आता है कि ऑप्शनल क्या है भरो, तो क्या इंटरफेस है ना ये, तो मैनिपुलेटिव है यार, क्यों भरवा रहे हो ना, जब ये वेबसाइट जीएस का है तो क्यों भरवा रहे हो, ऑप्शनल क्या है मेरा, तो डिसेप्टिव है कहीं ना कहीं, ठीक है, व्हाटएवर। डिजाइन टेक्निक एम्प्लॉयड बाय वेबसाइट ऐप और अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म टू ट्रिक और मैनिपुलेट यूजर इनटू टेकिंग एक्शन दे मे नॉट इंटेंड टू टेक और टू मेक डिसीजन। मैं ऐसा करना चाहता फिर भी करवा दिया आपने मुझसे, फॉर्म भरो। अब जैसे एग्जाम्पल दूं, एक वेबसाइट पे मैं गया 1-2 दिनों पहले, उन्होंने कहा अपना नाम भरिए, ठीक है नाम दे दिया, आधार कार्ड आधार कार्ड क्यों भरूं यार मैं, वरना आपको वेबसाइट में अंदर नहीं आने देंगे। क्यों नहीं आने दोगे वेबसाइट में अंदर यार, गवर्नमेंट डेटा मुझे चाहिए, गवर्नमेंट का पीआईबी का कुछ था उसके अंदर ऑथेंटिकेशन था, क्यों दूं आधार कार्ड में आपको अपना यार, नहीं आपको डेटा चाहिए तो देना पड़ेगा। ये तो डार्क पैटर्न खुद ही कर रहे हैं गवर्नमेंट यार। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट क्लियर कह चुकी पुथु स्वामी केस में कि आप आधार कार्ड का डेटा नहीं मांग सकते मुझसे विदाउट पार्लियामेंट अप्रूवल। आपसे टेलीकॉम कंपनी ले सकती है आधार कार्ड, बैंक पैन कार्ड ले सकता है, बैंक अकाउंट ले सकता है। केवल देश में 3 ऑथराइज संस्थाएं जो आपका आधार कार्ड मांग सकती हैं, उसके बिना आपको ना पैन कार्ड बनेगा, ना बैंक अकाउंट खुलेगा, ना ही आपका सिम मिलेगा। ये 3 संस्थाएं मांग सकती हैं। इसके अलावा कोई भी चौथी संस्था को ऐड करना है तो पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा वहां पर ये संस्था भी ले सकती है आधार कार्ड, तब आप उससे मांगने के हकदार हैं। मेरे का मकान मालिक कहता है लाओ आधार कार्ड, तो मेरे का नहीं दे रहा आधार कार्ड यार, मकान नहीं दूंगा। मैंने कहा क्यों नहीं दोगे यार, तो बात है नियम की, बात है आपके सामने, ये डेली लाइफ में होता है आपकी, अनावश्यक डेटा मांगा जा रहा है आपसे, मैनिपुलेट किया जा रहा है आपको यहाँ पर। तो ये डार्क पैटर्न है, और डार्क पैटर्न को शब्दावली दी थी इन्होंने यहाँ पर। गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है 12 टाइप के पैटर्न्स को। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 12 पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है, लाइक फ्रेंड स्पैम, फोर्स कंटिन्यूटी, डिस्गाइज दैट्स, कंफर्म शेमिंग, बैट एंड स्विच। अब बैट एंड स्विच बहुत कॉमन हो गया अपने आप में, बहुत ज्यादा होते हैं अपने आप में, हिडन कॉस्ट होती है, छुपी रहती हैं, प्राइवेसी जकरिंग है, मिस डायरेक्शन है, प्राइस कंपैरिजन प्रिवेंशन है। अब कई वेबसाइट में कहता हूँ तुम इतने का दे रहे हो, तुम इतने का दे रहे हो, प्राइस कंपेयर करना चाहता हूं मैं, वो करने नहीं देते कंपेयर मुझे यार। क्यों नहीं कंपेयर करने दोगे यार मुझे तुम, मैं कंपेयर कर खरीदना चाहता हूँ चीजों को, नहीं करने देते, कहीं ना कहीं ट्रिक क्वेश्चंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं इसको क्या कर दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बैन कर दिया है।
तो 12 डार्क पैटर्न्स गवर्नमेंट ने बैन कर दिए गाइडलाइन जारी करके। अब ये कंपनियां नहीं कर सकती, फाइन होगा, इसमें जुर्माना लगेगा उनके ऊपर। सर ये प्राइवेसी करेंगे। हाँ, प्राइवेसी जकरिंग में बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मुझे भी खुद नहीं मालूम, 12 टाइप की होती हैं, डिटेल देख लेंगे इसके बाद हम लोग। यूज होता है प्राइवेसी जकरिंग, मतलब कुल मिलाकर आपसे डेटा जो मैंने कहा ना लिया जा रहा है, प्राइवेसी जकरिंग। आप हिडन डेटा आपसे लिया जा रहा है, आपका जो अनावश्यक डेटा आपसे लिया जा रहा है, बस भरवा लिया फॉर्म बड़ा, जबकि मुझे आपका नाम जानना है, क्लास में बैठो नाम क्या है मुझे नहीं, आप नाम बताओ, आपका आइडियोलॉजी बताओ, आपका फोन नंबर दो, पता दो, सब दो मुझे। अरे क्यों चाहिए भाई, जब नाम ही एक चीज है एंट्री का पॉइंट, तो बाकी चीज क्यों चाहिए आपको मेरी यहाँ पर? ठीक है, वो एक चीज होती है। चलिए आगे बढ़े हम लोग यहाँ से। ओके, 19 पहले मैं इस पे आता हूँ, एक्सरेज। एक्सरेज की बात करें, आजकल एक्सरे की बहुत चर्चा हो रही है। पोलरिक्स भी भेजा हम लोगों ने, इंडिया ने भेजा पोलरिक्स अपना, ये जापान का एक्सरिज्म। जापान ने मून मिशन भेजा था, आपको याद होगा, जापान ने मून मिशन भेजा सिलिम नाम का, सिलिम SLIM, सिलिम नाम था जापान के मून मिशन का। जब मून मिशन यहाँ से लॉन्च हुआ था तो सिलिम के साथ एक पेलोड और लगा था, अलग से सेपरेट पेलोड था, उसका नाम था XRIS। मून, सिलिम तो गया मून पर लैंड हुआ, सक्सेसफुल लैंड हो गया वहां पर सिलिम तो जाकर, लेकिन एक जो ऑर्बिट में छोड़ दिया गया पेलोड, उसका नाम था एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। अब बात करते हैं इस मिशन के ऊपर, एक्सरे इमेजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन। ठीक है, टू इन्वेस्टिगेट सेलेस्टियल एक्सरे ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विथ हाई थ्रू आउटपुट इमेजिंग एंड द हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये वर्ड आपने सुना कई बार, हाई थ्रू आउटपुट, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया पिछले कुछ समय से, लगभग हर दूसरे सैटेलाइट में लगा होता है आजकल। ये सैटेलाइट इंटरनेट वहां पढ़ा होगा आपने, बहुत यूज होता है आजकल ये। हाई थ्रूपुट क्या होता है, लेट्स से एग्जामिनेट, मैं यहाँ खड़ा हूँ लेट्स से, और मैं आप सबको स्कैन कर रहा हूँ एक साथ, यानी ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं अपने सिग्नल्स को, मेरी आंखों जो रेज आ रही है सब जगह से आ रही हैं। अब हो सकता है कि मैं सब पे ध्यान बराबर है और मैं चाहता हूं मैं पिन पॉइंट कर पाऊं चीज के ऊपर, लाइक टॉर्च मारते हैं कहीं पर, एक है ट्यूबलाइट लगा दी मैंने यहाँ पर, पूरे कमरे में रोशनी हो गई, नहीं मैं टॉर्च मारूं और एक पिन पॉइंट रोशनी कर पाऊं, इससे क्या हो, इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ व्यूइंग बढ़ जाएगी मेरी उस पॉइंट पर, फोकस बढ़ जाएगा मेरा उस पॉइंट पर, हाई थ्रूपुट। तो जब भी सैटेलाइट ऊपर लगा, सैटेलाइट मतलब पूरा डेटा नीचे भेजेगा, वो पूरा कवर करेगा, फुटप्रिंट कवर करेगा अपना। व्हाट इज सैटेलाइट फुटप्रिंट? ये सैटेलाइट है, इसका फुटप्रिंट होगा, हर जगह सिग्नल मिलेगा आपको इसका? नहीं, मैं चाहता हूं नहीं, यहां सिग्नल केवल इस जगह पर मिले, इस पिन पॉइंट पर मिले, इसके अलावा कहीं नहीं मिले, तो इसे हम कहेंगे हाई थ्रूपुट सैटेलाइट। अगर सैटेलाइट ऐसा करने में सक्षम है, ऐसा करने में कैपेबल है कि वो सिर्फ एक पॉइंट पर ही या लिमिटेड पॉइंट्स पर ही पूरा अपना वेवलेंथ, पूरी अपनी ट्रांसमिशन करता है, बाकी जगह नहीं, दैट सैटेलाइट नोन एज हाई थ्रूपुट सैटेलाइट। क्लियर है? जैसे ब्रॉडबैंड, मान लो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेंड आउट करता है, ब्रॉडबैंड सिग्नल देता है, हर कोई मोबाइल चालू करेगा, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा सैटेलाइट से, नेट हर जगह चलेगा। मैं तो नहीं यार, हर जगह नेट सबको मिल रहा है 1 MB 1 MB 1 MB नहीं, यहाँ पर जो यूजर बैठा है इसको 100 MB कनेक्शन मिल जाए, तो सारी ब्रॉडबैंड कहाँ गई मेरी? एक पॉइंट पर। समझे अंतर क्या हुआ? तो इंटरनेट ब्रॉडबैंड यूज करते हैं इसको हम लोग, या कहीं भी जहां पर आपको पिन पॉइंट फोटोग्राफी करनी है, जहां पिन पॉइंट आपको देखनी है, तो यूज करते हैं हम लोग हाई थ्रूपुट सैटेलाइट्स। क्लियर है? तो ये जो आपने भेजा ऊपर भी नासा ने, माफ कीजिए जापान ने, टू एम टू सेलेस्टियल एक्सरे ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स विथ हाई थ्रूपुट इमेजिंग। इमेज कैसे करेगा? ये हाई थ्रूपुट करेगा, यानी अच्छी इमेज क्वालिटी होगी, ऑफकोर्स बड़ा यूनिक टाइप का है अपने आप में, कि दिख रहा है मुझे दूसरे दूर कहीं मिल्की वे कोई सन दिख रहा है, उस पर फोकस करूंगा, बाकी सब डिम हो जाएगा, बाकी सब ब्लर हो जाएगा। सब पता, अच्छा कैमरे आजकल आते हैं आउट ऑफ फोकस हो जाती है सारी चीज, जिस पर पॉइंट फोकस करते हैं उसी का फोटो आता है। ऐसे सोचिए यूनिवर्स में फोटोग्राफी करना है आप, और एक पॉइंट की फोटोग्राफी, बाकी सब ब्लर हो जाए, तो अच्छी इमेज आएगी, आपकी क्वालिटी में जाएगी, इसी कहते हैं अच्छी इमेज मिलेगी, मतलब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। व्हाट इट मतलब क्या है इस तकनीक का? तो इसको जापान ने लॉन्च किया है फॉर हाई एंड फोटोग्राफी इन यूनिवर्स ऑफ एक्सरे ऑब्जेक्ट्स। उसके लिए लॉन्च किया है, एक्सरे ऑब्जर्वेटरी है, ऑब्जर्वेटरी मतलब प्रयोगशाला है, लैब एक प्रकार की, ऊपर गई है कैमरे के साथ फोटोग्राफी करेगी ये, तो हाई एंड पावरफुल एक्सरे ऑब्जर्वेटरी बहुत काम की रहेगी आपके लिए, ये हो पाएगा। इसको भैया जापान के सिलिम मिशन अलग था, वो तो लैंड किया मून के ऊपर, बट साथ में गया था ये उपकरण आपके, ठीक है। तो अच्छा, इंडिया ने भी अभी कुछ दिनों पहले एक्सरे ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया ना, याद है आपको? एक्सपोजल हमारी जो
पॉलिक्स उसके अंदर लगा है, पेलोड लगा है एक्सप्लोसिव, तो वो भी हमने एक एक्स ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की अपनी यहाँ पर। चलिए इसको लॉन्च किया जापान ने, इंडिया ने अपना लॉन्च किया है। अच्छा, जापान को सिलम मिशन जो गया, इसको कौन लेके गया? रॉकेट कौन सा था जापान का, याद रखिएगा, पूछ सकता है। H2A रॉकेट, H2A रॉकेट, क्योंकि इंडिया इसका यूज कर सकता है चंद्रयान 4 में। चंद्रयान 4 में ना, इंडिया जापान का जॉइंट प्रोजेक्ट है चंद्रयान 4, ठीक है। और जापान जिस टेक्नोलॉजी से स्पेस अभी गया है मून पर, वो टेक्नोलॉजी काफी अलग है बियॉन्ड हमारे GSLV से। 3 टेक्नोलॉजी होती हैं मून तक जाने की आजकल, 3 टेक्नोलॉजी हैं। एक है सीधे रॉकेट बैग लगाइए यहाँ से, बिना रुके बिना थके 2 दिन में पहुंच जाएगा मून तक। लूना 25 रशिया ने भेजा था, यहाँ चला 5 दिन में पहुंच गया मून के ऊपर। लैंड क्रैश करके अलग बात है, लेकिन तरीका वो है कि सीधे मून तक, विदाउट कोई रिवॉल्विंग, विदाउट कोई आपका वो कोई स्पीड पकड़ेगा ग्रेविटी से, नहीं, कुछ नहीं, रॉकेट लॉन्च होगा सीधे मून की ओर। एक तरीका ये है, लूना 25 गया था। एक होता है जैसे GSLV लॉन्च हुआ हमारा, GSLV ने पटक दिया कहां पर? स्पेस में, आपको ऑर्बिट में, GTO में। पहले घूमिए अपने अर्थ के चारों ओर, स्पीड प्राप्त कीजिए, स्पीड लीजिए, और फिर लॉन्च हो जाइए फर्दर मून की ओर। जो हमारा रूट होता है जिसे हम कहते हैं GTO, और फिर पार्किंग ऑर्बिट, पार्किंग ऑर्बिट से टुवर्ड्स मून ऑर्बिट। ये तरीका था हमारा जो हमने लॉन्च किया। हमने चंद्रयान 2 भी ऐसी लॉन्च किया, चंद्रयान 3 भी ऐसी लॉन्च किया, मंगलयान भी ऐसी लॉन्च किया था। बट ये जापान का जो मिशन है ये थोड़ा सा अलग है। ये जापान का मिशन क्या कह रहा है यार, कि काम करते हैं कि अर्थ के चारों, हम बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, अर्थ से निकलेंगे हम लोग, और जब मून के पास पहुंचेंगे तो मून हमको रोक ले। बड़ा इंटरेस्टिंग है सिलिम मिशन का पाथ, वो दिखाता हूँ यहाँ पर। सिलिम मिशन का पाथ ये थोड़ा सा अलग है, और इंडिया का बड़ा इंटरेस्टिंग, उसमें फ्यूल सेविंग बहुत ज्यादा है, लेकिन टाइम बहुत लगता है। जापान ने लॉन्च समवेयर किया था 6 महीने पहले, इसको अभी पहुंचा जनवरी में। लूना लॉन्च हुआ, यहां से लॉन्च हुआ 5 दिन में मून पर। हमने 14 अगस्त को लॉन्च किया, 14 जुलाई को लॉन्च किया चंद्रयान, 23 अगस्त को पहुंचा चंद्रयान ऑर्बिट में। ऑलमोस्ट 40 डेज लग गए। जापान ने लॉन्च किया सितंबर में, पहुंचा जनवरी 20 के आसपास, 6 महीने लग गए उसको। तो क्यों? क्योंकि इसका जो मिशन था वो फ्यूल सेविंग मिशन था। जब फ्यूल सेविंग को मिशन होगा, क्या मतलब होगा इसका? कि वो कम ईंधन ले जाएगा और ज्यादा वेट कैरी कर सकता है वापस आते समय। तो GSLV यूज करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट इस पर भी है। अभी इंडिया हालांकि बोल चुका है GSLV यूज करेंगे हम लोग, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट इसमें भी काफी है। तो एक बार सिलम मिशन में दिखाता हूँ थोड़ा सा आपको एक बार। ओके, को दबाए के बटन कोई। लास्ट तक कंट्रोल रेट अब तो करना चाहिए इसको यार, कुछ और। कंट्रोल प्रेस, कंट्रोल प्रेस होता तो नहीं है यार, कंट्रोल प्रेस। कुछ और इशू है, जो छोड़ दो यार, टाइम ना खराब करें। क्या क्या होता रहता है सिस्टम यार, रैंडम। लोग 20-25 साल जूझ रहा हूँ मैं तो यार, मतलब पहली बार कंप्यूटर हाथ में लगाया था मैं 2 साल 2000 में या 2000 में, तब से रैंडमली चलती चीजें। कई बार कोई एक्सक्यूज नहीं होता कि मशीन ऐसा क्यों कर रही है, और 24 ईयर्स हो गए देखते हो कंप्यूटर में ऑपरेट करते करते। कई बार ऐसी रैंडमनेस आती है कि यार क्यों हो रहा है मालूम ही नहीं है, बस हो रही है एरर, कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता इन चीजों का। वॉट एवर, ओके, बताओ तुमको सिलम मिशन बेसिकली क्या कर रहा था। सिलम मिशन अर्थ से लॉन्च होता है, अर्थ से लॉन्च हुआ ये। इसके बाद ये अर्थ से बियॉन्ड जा रहा था, मून के पास से गुजरेगा ना, तो मून की ग्रेविटी में खींचेगा ये। मून में के ब्रेक ब्रेक लगाना सो कुछ, ये मून की ग्रेविटी इसको रोक लेगी अपने आप और स्लो डाउन करके उतार लेगी। ये कॉन्सेप्ट है, ना कि मून के चारों चक्कर लगाना है बैठ के इसको। समझे हमको करना क्या है? अर्थ ने फेंक दिया इसको समय के साथ, और फिर ये मून की ऑर्बिट पे पहुंचकर वहां पर इसको मून रोक नहीं रहा, इसको मून की ग्रेविटी से खींच रही है अपने में, और वहां पर ये नेचुरली अपने मून की सरफेस पर उतरेगा। तो अलग है काफी सिलम मिशन, फ्यूल सेविंग मिशन था अपने आप में काफी बड़ा ये। चलिए लौट के आते हैं टॉपिक पर हम लोग। क्या नहीं, फिर जब वो पहुंचेगा सरफेस पे तो ऑफकोर्स इंजन जलेगा उसका, और इसलिए बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। इसको एक नाम और दिया गया सिलम मिशन को, मून स्नाइपर।
मून स्नाइपर क्यों कहा गया? वहां पर जो उसका एरिया था, लैंडिंग एरिया बहुत ही शॉर्ट एरिया था, पिन पॉइंट एंट्री थी वहां पर, लाइक स्नाइपर, बिल्कुल पिन पॉइंट जगह पर उतरूंगा, ये ब्लॉक है 2x2 का, यहीं उतरूंगा मैं तो। बाकी तो रखते हैं 100 किलोमीटर का एरिया रखते हैं, कहीं भी लैंड कर जाओ इधर उधर, लेकिन मून स्नाइपर जस्ट स्नाइपर नाम था इसलिए इसको कि लैंड वहीं करेंगे, बताऊंगा मैं आपको। और इंडिया के लिए बहुत जरूरी है एक टेक्नोलॉजी, क्योंकि इंडिया को सैंपल लेकर आना है यहाँ शिव शक्ति से, तो हमको जहां हमारा चंद्रयान 3 लैंड किया उसके आसपास लैंड करना पड़ेगा हमको जस्ट, और पता लगा यहाँ चंद्रयान 3 गिरा, हम वहां कहीं गिर गए आके चंद्रयान 4 में, नहीं चलेगा ना। चंद्रयान 3 के पास लैंड करना है, हमको सल्फर लेकर आना है या जो भी हमको ढूंढना है लेकर आना है यहाँ से, तो इसलिए हमको पिन पॉइंट एंट्री चाहिए इस बार। दैट्स वाई जापान मदद करेगा हमारी इस एंट्री में। तो मून स्नाइपर ने जो सीखा है वो हमारी मदद करेगा, जापान पिन पॉइंट उतर पाए हम लोग स्पेस पे जाकर, ठीक है, मून पे जाकर। व्हाटएवर, आगे बढ़ते हैं आपके साथ। ओके, बबल्स ऑफ गैलेक्सी छोड़ रहा हूं मैं भी यहाँ पर, ठीक है। ओके, हो गया हमारा ये। मॉस्किटो की बात कर चुके हैं आपके साथ, है ना। अच्छा, बायोटेक में ना यार मैं थोड़ा सा एक टॉपिक रुकता हूँ। मैं कल साइंस टेक का बैच लिया था बायोटेक का, तो मुझे लगता है कुछ इंडेक्सिंग मैंने कराई थी उनको। मैं एक बार इंडेक्सिंग बताऊँ, बायोटेक में टॉपिक बहुत काम के इस बार लग रहे हैं जो मुझे चलना चाहिए। 2 मिनट रुकेंगे बायोटेक पर, ठीक है। पर मैं क्लास में ले रहा था बायोटेक, तो मैंने कहा आपको इंडेक्सिंग कराया था, काम की इंडेक्सिंग है बायोटेक में, और क्या क्या आ सकता है। तो बायोटेक में कहाँ फोकस एरिया रखिएगा इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा। बायोटेक के अंदर जो सिलेबस होता है हमारा वो तो रहता ही है, लाइक बायोटेक का बेसिक्स तो आप जानते ही हैं, डीएनए आरएनए क्या होते हैं वो तो सब रहेगा ही। डीएनए जो बेसिक आप जानते हैं, आरएनए, टर्मोलॉजी जो जर्म टर्मोलॉजीज हैं लाइक ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्टोम, रेप्लिकेशन, तीनों शब्द सुने आपने, ये तीनों यूपीएससी बहुत कॉमन पूछता है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। डीएनए से डीएनए कॉपी होना, एक सेल से दूसरी सेल रेप्लिकेट होना, एक होता है डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, डीएनए से आरएनए बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। तो डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, यूपीएससी पूछ चुका है इन शब्दों को ना, ट्रांसक्रिप्शन, और होता है ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए टू प्रोटीन होता है ट्रांसलेशन। तो 3 वर्ड होते हैं। कुछ बटन दबा हुआ है, 2 फोल्डर खुल रहे हैं साथ। ठीक है, ठीक है, ओके फाइन। बेसिक आप देख लीजिए वो तो ठीक है अपना। रिकॉम्बैक्ट डीएनए में इस बार कुछ चर्चा में है, रिकॉम्बैक्ट डीएनए का एप्लीकेशन कोई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बैक्ट डीएनए में कुछ अपडेट आया है इस बार। नॉर्मल है, रिकॉम्बैक्ट डीएनए में ट्रेडिशनल क्वेश्चन बनते हैं। बायोटेक बायो आप डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए प्रोफाइलिंग पर कोई सवाल इस बार? हाँ नहीं, वो उसमें नहीं आएगा। डीएनए प्रोफाइलिंग पे कोई सवाल इस बार? बिल का क्या हुआ, डीएनए बिल का हमारे चलेगा नहीं, पास तो हुआ नहीं है डीएनए बिल, खेला अभी वो कह रहा है यार, कौन सा कीबोर्ड इशू कर रहा है इसका, तो करेगा काम। को पायलट से पूछ लेता हूँ, उसको मालूम हो शायद, कुछ और ही खुल रहा है, कुछ बटन बाय डिफॉल्ट प्रेस है जो नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। ये कंट्रोल प्रेस है, इसके अंदर कंट्रोल, कुछ और इशू है यार, रीस्टार्ट करना पड़ेगा, छोड़ दो। तो डीएनए प्रोफाइलिंग में एक बिल हमारे पास था जो पास नहीं कर पाई पार्लियामेंट, डीएनए बिल तो पेंडिंग रह गया, और डीएनए प्रोफाइल तैयार करना तो देश के लोगों का है, वो तैयार नहीं हो पाएगा। इसके अलावा बायोटेक में आपके लिए क्रिस्प पीआर, कैस 9,
एवरग्रीन टॉपिक है ये तो। खैर हर 2 साल में एक बार क्वेश्चन देना है यूपीएससी को, हर 2 साल में क्वेश्चन आना ही आना है। क्रिस्पियर कैस9 से लास्ट ईयर नहीं आया, इस साल आ जाएगा। ठीक, क्रिस्पियर कैस9 में सवाल आएंगे इसके एप्लीकेशंस पर। एप्लीकेशंस चाहे कैमेरा की बात में कर लूं, कैमेरा पर क्वेश्चन आ सकता है, सी या टी सेल पे क्वेश्चन आ सकता है इस बार। सी या टी सेल पे एक पॉइंट टॉपिक क्वेश्चन बन सकता है। आपको याद बताया था, क्रॉप बताई थी मैं, डिफरेंट प्राइस क्रॉप, हर्बिसाइड टॉलरेंट क्रॉप तैयार की हम लोगों ने, पूसा बासमती 17985। तो वो क्रॉप सवाल आ सकता है आपके लिए, एप्लीकेशन सेंस की। ठीक है, कैमेरा, 3 डिजाइनर बेबी कॉन्सेप्ट हो गया। इस पर तो क्वेश्चन बनता ही बनना है इस पर तो। इसके अलावा डार्क जीनोम पढ़ा, डार्क जीनोम लोगों ने, डार्क डीएनए, डार्क जीनोम नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना है। क्या है? ये लेटेस्ट चीजें हैं कुछ जिन पर क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। डार्क जीनोम एंड डार्क डीएनए, सिमिलर नेम है, डार्क डीएनए डार्क जीनोम एक ही बात है, डार्क जीनोम। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है आपके लिए इस बार। डार्क जीनोम, डार्क डीएनए के बियॉन्ड जीनोम प्रोजेक्ट, कल बात हुई थी इस बारे में हमारी। जीनोम प्रोजेक्ट इंडिया के, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो जीनोम प्रोजेक्ट हर देश में चल रहे हैं, इंडिया में चल रहा है, जीनोम प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में भी। मोर देन 10,000 लोगों का बनाना है हमको, जीनोम प्रोफाइल तैयार करना है। ठीक है, तो जीनोम प्रोजेक्ट हो गया। इसके अलावा जीएम क्रॉप्स के बारे में 3 क्रॉप चर्चा में रहती है हमारे यहाँ पर, बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, बीटी बैंगन यानी कि, और तीसरा जीएम मस्टर्ड। तीनों बात हो पाई हमारी, याद होना चाहिए आपको कौन सा इसमें जीन है, कौन बना रहा है, किससे क्या फायदा होगा, कितना क्वालिटी बढ़ेगी। तो जीएम क्रॉप पर सवाल आ सकता है आपके लिए बायोटेक में। अदर देन बायोटेक पर सवाल निकाल सकता है, कहाँ से निकालेगा बायोटेक पर सवाल आपके लिए वो, वैक्सीनेशन, टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन, 7 टाइप के वैक्सीनेशन, डीएनए, आरएनए, एक्टिव, इनएक्टिव, रेप्लिकेट, नॉन रेप्लिकेट और इस सब यूनिट। तो 7 प्रकार के वैक्सीनेशन हैं आपके। कैसे वैक्सीन बनती हैं याद होना चाहिए, क्वेश्चन बनता है, लास्ट ईयर भी आया, उससे पहले भी आया है। तो 7 टाइप का वैक्सीनेशन आपका, 7 टाइप के वैक्सीनेशन कौन कौन से हैं? एक्टिव वायरस वैक्सीन, इनएक्टिव वायरस वैक्सीन, रेप्लिकेट वायरस वैक्सीन, नॉन रेप्लिकेट वायरस वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन और सब यूनिट या प्रोटीन वैक्सीन, सब यूनिट और प्रोटीन वैक्सीन। इंडिया में सब बनने लगी हैं, आखिरगा कोरोना ने सबको बनाना चालू कर दिया इंडिया में। पहली डीएनए वैक्सीन आ गई, पहली आरएनए वैक्सीन आ गई, पहली प्रोटीन वैक्सीन आ गई इंडिया में, तीनों पहली आ चुकी हैं। कोरोना ने आपको तीनों नई वैक्सीन दे दी यहाँ पर, चाहे वो माइकॉव आपकी वो जेनकॉव की बात करें, जाइकॉव की बात करें, कार्बोवैक्स की बात करें, सारी वैक्सीन इंडिया में आ चुकी पहली अभी ये ऑलरेडी यूज कर रहे थे तकनीक को हम लोग। जो ओल्डर वे था, ट्रेडिशनल वे था वैक्सीन बनाने का, वो ये था। न्यू वे ऑफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है वो ये है। लास्ट 2 ईयर्स में यूपीएससी ने 22 में क्वेश्चन पूछा और 23 में क्वेश्चन पूछा इस टॉपिक से निकाल कर आपके लिए। तो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग बायोटेक में कैसे होती है, नॉलेज होना चाहिए, कौन सी वैक्सीन किससे बन रही है। पढ़ा है हम लोगों ने ये, हाँ या नहीं? बिल्कुल आइडिया नहीं है। साइंस टेक पढ़ा है, साइंस टेक पढ़ा है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत प्रॉम्प्ट है, इस बार फिर आएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिशन कोविड सुरक्षा पे 900 करोड़ रुपीस खर्च किए हैं। इस बार 26 जनवरी की परेड में फिर दिखाया था भारत सरकार ने उसको, आत्मनिर्भरता इन वैक्सीनेशन। इस बार 26 जन का जो टैबलेट था हमारा, 2 चीज थी, नारी शक्ति और आत्मनिर्भरता। और उसमें डिपार्टमेंट बायोटेक का था आत्मनिर्भरता में मिशन कोविड सुरक्षा, किस प्रकार हमने मिशन कोविड सुरक्षा में वैक्सीनेशन किया है देश के अंदर, वैक्सीन तैयार की है देश के अंदर। पूरी फिल्म भी आ गई वैक्सीनेशन पर हमारे यहाँ पर, फिल्म आई थी ना कुछ पहले वैक्सीन पर, नाना पाटेकर वाली फिल्म आई थी ना, कोई आई थी, ठीक है। वैक्सीन फाइल्स कुछ आई होगी, कश्मीर फाइल वाले डायरेक्टर की, हाँ कुछ वॉट एवर आई नहीं हो वॉट एवर, लेकिन काम की बात है, वैक्सीन फिल्म आ चुकी, इंडियन वैक्सीन तैयार हो रही है देश के अंदर। और वैक्सीन के लिए हम जो फॉर्मूले तैयार कर रहे हैं वो बड़ा यूनिक है। इसके पहले ऑन पेपर था डीएनए वैक्सीन, पेपर था आरएनए वैक्सीन, बन सकती है आइडियलिस्टिक, प्रीलिम बना के दिखा दिया लोगों को हम लोगों ने यहाँ पर। तो चाहे वो आपका जाइकॉव की बात करें, कार्बोवैक्स की बात करें, या इसमें कौन सी थी अपनी नोवैक्स कंपनी की जाइकॉव की बात करें, सब बन चुकी है, सब बन चुकी है वैक्सीन अपने यहाँ। मैं आपको एक स्लाइड नहीं खुलेगा, नेट नहीं खुलेगा।
सब पे काम हुआ है इंडिया के अंदर, ध्यान रखिए क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कल मैं क्लास में करा रहा था एक्चुअली साइंस टेक की, हिंदी वाला मीडियम वाला क्लास था, लेकिन चलो मैं ट्राई करूंगा कर पाऊँ, कुछ कर पाए हम लोग। अच्छा, एक मुझे साइंस टेक लेना है आप लोगों के लिए, मुझे सब साइंस टेक एक पार्ट लेना है मुझे, एक ग्रुप में लेना है। मैं बात कर लूँगा उनसे कि हम लोग इस बैच में शेयर कर पाएँ उसको। एक फास्ट ट्रैक साइंस टेक लेना है मुझे, 5 to 7 डेज का। तो एक मुझे ऑर्गेनाइजेशन लेना है 5 to 7 डेज का, तो उसमें हम लोग ट्राई कर लेंगे कुछ ऐसा कर पाएँ। ठीक है, ये तो अपडेट हो जाएगा, बट एक ट्रेडिशनल साइंस टेक भी बनाना है मुझे आपको, देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो वैक्सीनेशन थोड़ा याद रखिएगा, मैं आपको एक इमेज दिखा देता हूँ इसकी। तो ये हमारे पास कहाँ रखी होगी वैक्सीनेशन वाली इमेज। एक खुल जाओ तो अच्छा रहता। कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए था, वहां पर है वो। शायद चल जाए। ओके, ओके, लिसन केयरफुली। 4 वैक्सीन के नाम बता रहा हूं मैं आपको, चारों याद रखिएगा। पीटी में इससे जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट आ सकता है, ये तो नहीं आएगा कॉन्सेप्ट, इससे जुड़े कॉन्सेप्ट आ सकते हैं। लाइक 4 वैक्सीन नोन एज ज़ाइकोव डी, इंडिया फर्स्ट डीएनए वैक्सीन। डी लगा है, डीएनए वैक्सीन कोविड की थी। जाइडस कंपनी ने, जाइडस Z5 जाइडस, तो जाइडस फॉर्म की ज़ाइकोव डी, इंडिया फर्स्ट डीएनए वैक्सीन, और इंडिया नहीं ओवन, वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन। तो वर्ल्ड फर्स्ट डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोव डी, ठीक है, तैयार किया, इसको कंपनी का नाम है जाइडस कैडिला। ज़ाइकोव डी वैक्सीन याद रखिएगा, ज़ाइकोव डी वैक्सीन लिख लीजिए यहाँ पर कहीं। वर्ल्ड्स एंड इंडिया फर्स्ट डीएनए वैक्सीन थी ये, इसको बनाया गया डीएनए सैंपल से। ठीक है, सेकंड थिंग, कार्बोवैक्स ट्रेडमार्क, तो टीएम ट्रेडमार्क के लिए कार्बोवैक्स, दुनिया की पहली या इंडिया की पहली सब प्रोटीन वैक्सीन। कार्बोवैक्स इंडिया की पहली सब प्रोटीन वैक्सीन, ग्लोबल स्केल बन चुकी, इंडिया की पहली बनाई गई सब प्रोटीन। तो प्रोटीन कह लीजिए, सब यूनिट कह लीजिए, एक ही बात है, प्रोटीन या सब यूनिट वैक्सीन बोलते हैं। कंपनी नोन एज बायोलॉजिकल ई, कंपनी का नाम था बायोलॉजिकल ई, हैदराबाद की बेस्ड कंपनी हमारी, बायोलॉजिकल ई, ई फॉर कैपिटल, बायोलॉजिकल अलग, ई कैपिटल, तो बायोलॉजिकल ई, कार्बोवैक्स, ज़ेनकॉव। ओके, तीसरा नाम लिखिएगा, लिखा है नाम, तीसरा लिखिएगा ज़ेमकोविक 19, ज़ेमकोविक 19 वर्ल्ड्स फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट आरएनए वैक्सीन। ज़ेमकोव, ज़ेनकॉव, कंपनी का नाम है ज़ेनोवैक, कंपनी का नाम है ज़ेनोवैक, उसने तैयार किया है, हमारी गुजराती कंपनी ज़ेनोवैक। तो ज़ेनोवैक ने तैयार की है ज़ैमकोवैक, इंडिया की पहली और ग्लोबल पहली आरएनए वैक्सीन। यूपीएससी लास्ट पूछा था इस पर सवाल, आरएनए वैक्सीन पर लास्ट से सवाल आया था यूपीएससी का आरएनए वैक्सीन के ऊपर। क्वेश्चन कहाँ है प्रीवियस ईयर के मेरे, ढूंढने पड़ेंगे, छोड़ दो, निकाल लेते हैं हम लोग। यूपीएससी प्रीवियस क्वेश्चन कहाँ मिलेगा मुझे, यूपीएससी 2023 साइंस टेक वैक्सीन क्वेश्चन, कहीं क्वेश्चन होगा।
अब देखिए मेंस में क्वेश्चन आया था ऐसे, हम देखें यहाँ पर 22 के मेंस में क्वेश्चन था, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड वैक्सीन डेवलपमेंट। वैक्सीन कहाँ गया, 22 ये रहा, वैक्सीन डेवलपमेंट, हाउ डू वैक्सीन वर्क, व्हाट अप्रोचेस और इंडिया वैक्सीन मैन्युफैक्चर टू प्रोड्यूस कोविड-19 वैक्सीन, व्हाट अप्रोचेस। तो इंडिया में 5 अप्रोच थी हमारे पास, इनएक्टिव वायरस वैक्सीन, नॉन रेप्लिकेट वायरस वैक्सीन, एक्टिव नहीं था, नॉन रेप्लिकेट, इनएक्टिव और 3 ये थी आपकी। 5 अप्रोच से टोटल 7 टाइप की वैक्सीन बनती है, 5 पूछी थी उसने आपसे एग्जाम में। तो क्वेश्चन आ रहे हैं, पीटीएम फिर आया, 22 के मेंस में आया, 23 के पीटी में क्वेश्चन आया। तो बैक टू बैक क्वेश्चन यूपीएससी दे रहा है इसके ऊपर। मैं देख रहा हूँ प्रिय को मिल जाए तो अच्छा रहता मुझे यहाँ पर। यूपीएससी प्री following statement, pH below 3, green hydrogen, Wolbachia, metagenomics, method DNA, biofilters, ballistic missile, B cell, T cell पे क्वेश्चन आ चुका, nanoparticles, DNA barcoding, PTA, Web 3.0, SAS, bombarding system, Earth target, closed circuit television, biofilms, bacteria, probiotics, ये okay, 40 number. The Serum Institute developed COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. नहीं, mRNA Zemovac, ठीक है। स्पुतनिक भी वैक्सीन मैन्युफैक्चर यूजिंग बैक्टीरियल वायरस प्लेटफॉर्म। कोवैक्सिन इज इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, ठीक है। तो इंडिया में जो वैक्सीन बनी, देखिए मेंस में प्री में दोनों का सवाल पूछ रहा है, इंडिया में जो वैक्सीन बनी किस टेक्नोलॉजी बनी है, मेरी बात हमको यहाँ पर। तो आपने जो भी तीनों नाम पढ़े, डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी जो आपके 2 टाइप और थे, अब शायद खुल जाएगा मेरा फोल्डर वो। बाकी ये अब खुल जाएगा शायद, हाँ ठीक है। तो हमारी जो 2 वैक्सीन थी, कोविशील्ड वाली, कोविशील्ड वैक्सीन ऑक्सफोर्ड की थी ना, सीरम बना था इंडिया में ऑक्सफोर्ड की थी ना कोविशील्ड, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की, है ना। तो ये जो वैक्सीन थी, ये कौन सी वैक्सीन थी, नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर वैक्सीन थी, इस तरीके से थी। कोविशील्ड जो थी वो ये थी इनएक्टिव वैक्सीन, कोविशील्ड इनएक्टिव वैक्सीन, नहीं इनएक्टिव थी कोविशील्ड, जस्ट मिनट, कोविशील्ड इनएक्टिव थी, कोविशील्ड भारत बायोटेक की थी ना, हाँ कोवैक्सीन भारत बायोटेक की थी, तो वो थी इनएक्टिव वायरस वैक्सीन। यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, ये क्वेश्चन पूछा यूपीएससी ने, कोवैक्सीन इज इनएक्टिव पैथोजन बेस्ड वैक्सीन, यस, समझ में आ रहा है हमको यहाँ पर क्वेश्चन। फिर पूछेगा आपसे, वो तैयार रहेगा डीएनए आरएनए पर, सवाल बचे हुए हैं भी यहाँ पूछने के लिए, क्लियर है। यहाँ पूछा तो उसने पहले एमआरएनए वैक्सीन है स्पुतनिक की, माफ कीजिएगा ये सीरम की है नॉन रेप्लिकेट वायरस वैक्सीन। एमआरएनए कौन सी है, नाम बताया मैंने, ज़ाइकोव, वो जो मैंने लिखवाया आपको, ज़ेमोवैक, याद कर पाएंगे इन बातों को। और वो नाम देके पूछेगा डीएनए आरएनए वैक्सीन कौन कौन सी। इंडिया बड़ा अचीवमेंट किया इंडिया ने, तो सवाल निकलना चाहिए आपके लिए, तैयार रहेगा उसको लेकर, ठीक है। सोलर फ्लेयर, ये वो सारे क्वेश्चन जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा यहाँ पर आपको समझ में आए क्वेश्चन यहाँ पर काम के हैं। चलिए प्लीज मूव करेंगे हम लोग। तो डिफरेंट टाइप के वैक्सीन आपके काम के रहेंगे, यहाँ पर रखिएगा नजर। इसके अलावा तो 7 वैक्सीन एक बार नजर रखिए इनके ऊपर, टाइप्स ऑफ वैक्सीन आपके। तो 7 वैक्सीन बनते हैं आपके, लाइव वैक्सीन, एक्टिव वायरस, रेप्लिकेट, नॉन रेप्लिकेट, डीएनए, आरएनए और सब प्रोटीन, 7 टाइप के हैं। यूपीएससी फिर क्वेश्चन पूछेगा, तैयार रहेगा उसको लेकर, ओके। बायोटेक की बात में कर रहा था, लौट के आते हैं, बंद कर दिया, कोई बात नहीं, सही लिख लिया पूरे सिलेबस हम लोगों ने। बायोटेक क्लियर हम लोग यहाँ पर, तो इस पर क्वेश्चन बनना चाहिए बायोटेक पर, 3 से 4 साल बनते हैं हर साल आने 4 साल बायोटेक के ऊपर आपके। एक क्रिस्पियर फिक्स है, वैक्सीन पे आएगा या कोई ड्रग्स पर आएगा,
कोई इंसुलिन इंजेक्शन दे देगा, वो कोई हार्मोन इंजेक्शन दे देगा, वो एक फिक्स्ड ड्रग्स एंड फार्मा पे आता है, उसका टेक्निकल एस्पेक्ट। जैसे जो इंडिया में आपको वैक्सीन लगाई जा रही हैं मिशन धनुष के तहत, उसमें क्या कंपोनेंट हैं, वो क्या चीज़ें हैं, उसका एस्पेक्ट आता है। एक आता है आपका एग्रीकल्चर बायोटेक पे सवाल, कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइजर हम यूज़ कर रहे हैं उस पर आता है। मैं कहना कॉमन मैन यूज़ करता है जहाँ पर बायोटेक का, वो सवाल लेना ही लेना है। और एक आता है थेरेपी बेस्ड उसका, जैसे CR T सेल, स्टेम सेल, क्लोनिंग, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, इस पर एक क्वेश्चन आना है। तो ये फिक्स क्वेश्चन है यूपीएससी बायोटेक के अंदर। आप जाएंगे 3 क्वेश्चन तो फिक्स हैं कि एक बात वो करता है बिल्कुल जहां पर ह्यूमन हेल्थ की बात हो रही है, एक एग्रीकल्चर बायोटेक की बात करना और एक वैक्सीनेशन की बात करना। 3 तो बात करनी ही करनी है उसको बायोटेक में, बाकी का क्वेश्चन और देता है। तो 3 से 4 सवाल बायोटेक में मिलने ही है आपको फिक्स रूप से, कभी कोई नाम देके देगा, कभी कुछ करेगा, वो 3-4 सवाल पूछना ही पूछना है। और एक सवाल बहुत टफ होता है उसमें से, जो कई बार हम लोग नहीं कर पाते, मुश्किल होता है, लेकिन 2 सवाल बहुत ईजी वे में होते हैं। अगर बेसिक पढ़ रखा है तो हो जाएगा। ओके फाइन, वेयर वी आर, ओके मूव करते हैं हम लोग। को बंद कर दिया फोटो, एक्चुअली मैंने समस्या ये है बंद कर दिया। चलो अपने क्लास को हम लोग खत्म करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। साइंस टेक लिमिट होती है एक्चुअली, बहुत एग्जॉस्ट हो जाती है चीज़ साइंस टेक में। ठीक है, हो पाएगा टॉपिक हमारे यहाँ पर? ठीक है। तो इकोनॉमी के नोट्स मैंने शेयर नहीं किया ना अभी, मैं करता हूँ आज करता हूँ।